ए को इंक्रीज करने पर ये कम हो रहा है ना, ए को डिक्रीज करने पर ये बढ़ रहा है, ठीक है। फिर इसकी वेवलेंथ को अगर हम बढ़ाएं, इंक्रीज करें तो ये बढ़ रहा है, वेवलेंथ को डिक्रीज करें तो ये घटते जा रहा है। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? वेलकम टू 3 स्टेप्स एकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं फिर से हमारे एक नए लेक्चर के बारे में, और आज का जो लेक्चर होगा उसमें नया टॉपिक होगा और उस टॉपिक का नाम है डिफ्रैक्शन। आज मैं आपको पूरे इंटरनेट की सबसे बेस्ट एक्सप्लेनेशन देने वाला हूं डिफ्रैक्शन की। और अभी तक हमने हमारा जो लेक्चर्स है, वेव ऑप्टिक्स के लेक्चर्स है, वहां पर हमने डिस्कशन किया था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यूजिंग वेव फ्रंट हाइगेंस प्रिंसिपल, कि लाइट एक वेव फ्रंट की फॉर्म में ट्रेवल करती है, फिर वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट सेकेंडरी सोर्स की तरह बिहेव करता है, ये सब हमने डिस्कस किया था। फिर हमने इंटरफेरेंस के बारे में डिस्कशन किया था, इंटरफेरेंस की इंटेंसिटी ऑफ लाइट, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में इंटेंसिटी क्या होती है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में इंटेंसिटी क्या होती है। देन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग्स का जो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था वो हमने यहां पर डिस्कस किया था, बहुत ही शानदार और बहुत बेस्ट तरीके से हमने देखा था यहां पर विद एनिमेशन। यहां पर फिर से मैं आपको आज एनिमेशन दिखाने वाला हूं इस एक्सपेरिमेंट की, सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट की, डिफ्रैक्शन पैटर्न का एक्सपेरिमेंट का। हम एग्जांपल्स देखेंगे, एनिमेशंस देखेंगे, मैथमेटिकल कैलकुलेशन देखेंगे और रीजनिंग देखेंगे, एक्सप्लेनेशन देखेंगे। इतना सारा एक लेक्चर के अंदर हम करने वाले हैं, तो आप ये सोचो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए कितना ज्यादा यूजफुल होगा, आपके किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए कितना ज्यादा यूजफुल होने वाला है। यहां पर आप अगर एक बार अच्छे से देखते हो इस लेक्चर को पूरे को, आपका किसी भी टाइप का कोई थ्योरेटिकल सवाल होगा आपका गलत हो ही नहीं सकता। न्यूमेरिकल्स में सिर्फ फॉर्मूला ऐड होते हैं, उसमें कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो अभी हम बात करने वाले हैं कौन से टॉपिक की, डिफ्रैक्शन के टॉपिक, डिफ्रैक्शन डिस्कस करेंगे। डिफ्रैक्शन के अंदर जो अपना मेन जो काम है वो सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट में होता है। उस सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट के कितने पार्ट है? पार्ट डिफरेंस कैलकुलेट करना, मिनिमा फाइंड आउट करना, मैक्सिमा फाइंड आउट करना, सेंट्रल मैक्सिमा फाइंड आउट करना, इतने सारे काम इस सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट अकेले में है। और इन सबको हम फाइंड आउट करेंगे, चुन चुन के फाइंड आउट करेंगे, और इनका आपको बेस्ट एक्सप्लेनेशन देने वाला हूं मैं विद एनिमेशन। तो आपको कहीं पर भी छोड़ के नहीं जाना, बीच में एकदम जस्ट आपको बैठना है और आराम से चाय पानी पी के नाश्ता वास्ता करके बैठो, और फिर अब पेन पेंसिल लेके बैठो, नोट्स बनाओ, सब काम हो जाएगा। और हाँ, नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी अवेलेबल है, पूरे चैप्टर के एकदम चैप्टर वाइज नोट्स दे रखे हैं वहां पर। और डायरेक्ट वो नोट्स जो आप बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट उनको लिख सकते हो, कोई वहां पर आपको एडिटिंग वगैरह नहीं करनी, कोई लैंग्वेज बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको अपनी लैंग्वेज बनानी चाहिए। सिमिलरिटीज बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, ये दोनों छोटे छोटे टॉपिक्स है, ये तो मैं आपको ऐसे 2 मिनट में बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लिखवाना है केवल, ठीक है। तो हम बात करने वाले हैं हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अच्छे टॉपिक की, बेस्ट टॉपिक की, जिसको हम क्या बोलने वाले हैं, डिफ्रैक्शन बोलने वाले हैं। डिफ्रैक्शन को समझना इंटरफेरेंस के समझने से बहुत आसान है। कैसे? क्योंकि इसका लाइव एग्जाम्पल अवेलेबल है। जिन चीजों के हमारे पास लाइव एग्जाम्पल अवेलेबल होते हैं हम उनको बहुत आसानी से समझ पाते हैं, ठीक है। मैं आपको एक दिन ये भी बताऊंगा, कभी थोड़ा सा टाइम मिलने दो, अभी अपन थोड़ा हरी में है, कभी थोड़ा टाइम मिलने तो आपको ये बताऊंगा कि हम लैंग्वेज सब्जेक्ट को इतना आसानी से क्यों पढ़ सकते हैं, जबकि फिजिक्स है, मैथ्स है, केमिस्ट्री है, इन सबको पढ़ने में हमें इतना जोर क्यों आता है, इन सबको पढ़ने के लिए हमें इतना एक्स्ट्रा दिमाग क्यों लगाना पड़ता है, क्यों मानते हैं कि साइंस पढ़ने वाले ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, इंटेलिजेंट होते हैं, ब्रिलियंट होते हैं, फला चिला जो भी है। और आर्ट्स पढ़ने वाले आपको पता है क्या बोलते हैं, आप अगर आर्ट्स ले लेते हो तो मोहल्ले में भी इज्जत खराब हो जाती है। जिनको कुछ नहीं आता वो लोग भी खराब बताने लग जाते हैं। होते हैं कि नहीं होते हैं, दैट इज ए पार्ट ऑफ डिबेट, नहीं होते हैं ऐसा मानते हैं हम, लेकिन फिर भी होते हैं, क्या करें। डिफ्रैक्शन देखते हैं, ठीक है। डिफ्रैक्शन क्या होता है? डिफ्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट से हमें क्या लेना देना, हमें कैसे पता चलेगा, हम समझेंगे कैसे? मैंने कह दिया वो टॉपिक, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है तो हम समझ थोड़ी गए, नहीं। देखो, इसको हम डिस्कस करेंगे अभी। आप अपने घर में रहते हो, ठीक है, जैसे पहले घर बना देते हैं आपका, ये आपका घर है, बड़ा सारा घर है, ज्यादातर के बड़े नहीं होते, छोटे भी होते हैं। बड़े घर में आपने एक, यहां पर आपका अलग अलग रूम अलग अलग जगह पे होते हैं, ठीक है। फिर मान लो यहां पर आपके पास कोई किचन है इस जगह पे, फिर आपने यहां पर कोई एक और रूम ले रखा है, यहां पे एक और रूम बना हुआ है, फिर आपका यहाँ पर कोई स्टेयर केस है ये, ठीक है, इधर आप ऊपर चढ़ रहे हो, और फिर आप यहां से ऐसे जाते हुए
फिर आप यहां से ऐसे जाते हो, ये एक ऐसा नक्शा यहाँ पे बन चुका है, ठीक है। फिर आपने पीछे कोई थोड़ी खाली जगह छोड़ दी होगी विंडो वगैरह के लिए, कैसे भी करके, तो आपका ये पूरा घर है, ठीक है। विंडो वगैरह आपने सब कुछ प्रॉपर घर बना रखा है। अब एक आदमी यहां पर बैठा हुआ है, दो हो सकते हैं, एक दो आदमी यहां पर बैठे हुए हैं, और वो एक यहाँ पे दो जने मान लो खाना बना रहे हैं, ठीक है, गरम गरम पराठे तैयार हो रहे हैं यहाँ पे, और यहां पर क्या चल रहा है, बातचीत चल रही है आपस में अलग अलग जगह पे, और बातचीत बहुत तेजी से चल रही है, बहुत जोर जोर से बोल रहे हैं, सबके सब बहुत जोर से बोलने वाले हैं। होते हैं ना, जैसे जनरली बहुत सारी जगह पे होते हैं जहां पे लोग बहुत तेजी से बहुत तेज बोल के बात करते हैं, कुछ जगह होते हैं जो नॉर्मल बोलते हैं, कुछ जगह होते हैं वो इतने धीरे बोलते हैं, कुछ लोग जब दो लोग आपस में बात करते हैं तो इतने धीरे बोलते हैं कि किसी पड़ोसी को भी सुनाई नहीं देता, तो आप समझ सकते हो। लेकिन घर में जनरली कुछ लोग होते हैं, मान लो बहुत तेजी से बात करें, अगर किसी में इनको किसी को एक दूसरे को अगर आवाज लगानी हो, तो क्या यहां पर बैठा हुआ कोई भी पर्सन इस जगह पे काम कर रहे किसी पर्सन को आवाज लगाए और यहां पर वो सुन सकती है क्या? आप ये बता दो मुझे सिर्फ, बस हो गया डिफ्रैक्शन का काम। आप एक रूम से दूसरे रूम के अंदर किसी को आवाज लगाकर तेज बोलकर अपनी आवाज पहुंचा सकते हो क्या वहां पे? आप कहोगे हाँ जी हम बिल्कुल पहुंचा सकते हैं, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा सा सिंपल बना देता हूं समझने के लिए, कि मान लो यहां पर आपके पास कोई पर्सन बैठा हुआ है इस जगह पे, और ये कोई आवाज लगा रहा है, और यहां पर इस जगह पे कोई दूसरा पर्सन है, मतलब यहां पे पिताजी बैठे हुए हैं और वो अपने बच्चे को यहां के लिए आवाज लगा रहे हैं, बहुत तेजी से आवाज लगा रहे हैं। तो फिर क्या वो आवाज यहां से यहां तक पहुंच पाएगी इसके पास? क्या ये पिताजी अपने बेटे जी की कोई भी बात सुन पाएंगे आवाज? या जो पिताजी है, हाँ पिताजी अपने ये बनाया था ना, यस पिताजी इधर हैं, ये बेटे जी हैं, तो यहां पर ये जो पर्सन है पिताजी है, ये अपने बेटे को जोर से आवाज लगा तो यहां तक आवाज पहुंच सकती है क्या? आप बोलोगे हाँ जी पहुंच तो सकती है, आवाज सुन सकता है ये पर्सन इनकी आवाज सुन सकता है अपने घर में पूरे में। लेकिन क्या इस रूम में बैठा हुआ ये इनको दिखाई दे सकता है क्या? दिखाई देता है क्या? दिखाई तो नहीं देता। क्या सुनाई देता है? सुनाई तो देता है। इसका मतलब क्या है, यहां पर कुछ ऐसा फिनोमेना हो रहा है जिसे दिखाई देना, दिखाई किस चीज से देता है? लाइट वेव से देता है। अगर यहां की लाइट वेव डायरेक्ट अगर यहां तक चली जाए, या यहां की लाइट वेव यहां चली जाए, तो वो दिखाई देता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। लेकिन सुनाई देता है, इसका मतलब यहां की जो साउंड वेव है वो यहां तक चली जाती है, वो यहां तक भी चली जाती है, वो यहां तक भी चली जाती है, वो यहां तक भी चली जाती है। तो क्या हो रहा है, लाइट साउंड यहां पर बैंड हो रही है, टर्न कर रही है। टर्न कहां से कर रही है? जहां पर साउंड को ओपनिंग गेट गेट मिले हैं, उन गेट के टकराकर साउंड डेविएट हो रही है, क्योंकि यहां पर कुछ फिनोमिना है, कुछ चीज है, इस चीज को, उस फिनोमिना को क्या बोलते हैं? डिफ्रैक्शन बोलते हैं। देखो मैं यहां पर आपको डायरेक्ट मुद्दे पर लेके चलता हूं, इधर उधर की पहेलियां छोड़ते हैं। आपको पता है साउंड जो होती है इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? साउंड की फ्रीक्वेंसी होती है नियरली 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक, और अपना जो वॉइस होती है, वॉइस सिग्नल जो होता है, वॉइस की अपनी फ्रीक्वेंसी होती है नियरली 300 हर्ट्ज से लेकर 3100 हर्ट्ज तक के 300 से लेकर 3000 हर्ट्ज के आसपास तक यहां पर अपनी फ्रीक्वेंसी, आवाज की फ्रीक्वेंसी, वॉइस की फ्रीक्वेंसी होती है जो अपन बोलते हैं, ठीक है। ये जो फ्रीक्वेंसी है 20 से 20,000, ये म्यूजिक होता है, साउंड इंस्ट्रूमेंट होता है, उन सब की होती है। अदर साउंड जो हम कान से सुन सकते हैं ना, वो ये होती है। जो अपने मुंह से बोल सकते हैं, जबान से बोल सकते हैं, वो ये होती है। हम 20,000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी की साउंड बोल नहीं सकते हम, ठीक है। हम इतना ही बोल सकते हैं, लगभग इस रेंज के अंदर होता है, ठीक है। इसका अगर हम वेवलेंथ कैलकुलेट करें तो वेवलेंथ कितना आता है? स्पीड अपॉन फ्रीक्वेंसी। आप इसको वेलोसिटी भी बोल सकते हो, स्पीड भी बोल सकते हो। स्पीड अपॉन फ्रीक्वेंसी,
ठीक है, क्योंकि लाइट की स्पीड का जो वेव होता है ना, वेव की स्पीड का फॉर्मूला होता है लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी, ये होता है लैम्डा इंटू न्यू। तो यहां पर स्पीड अपॉन ये, तो इसका अगर आप देखोगे स्पीड एयर के अंदर साउंड की स्पीड कितनी होती है, एयर के अंदर साउंड की स्पीड होती है 331 मीटर पर सेकेंड, और यहां पर इसका जो वेवलेंथ है वो 1.1 मीटर के आसपास आ गया। ये 300 हर्ट्ज की रेंज है, अगर मैं 3100 के लिए निकालूं तो ये 0.1 मीटर हो गया। 0.1 मीटर का मतलब है कि हमारे पास इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, जो वेवलेंथ है, वो 1 मीटर से लेकर नियरली 1 मीटर से लेकर ये हमारे पास आ जाती है 1 सेंटीमीटर से लेकर 110 या 1 मीटर तक आ जाती है। ठीक है ना, साउंड की वेवलेंथ 10 सेंटीमीटर से स्टार्ट होके 1 मीटर तक की रेंज में आ जाती है। लगभग इतनी साइज होती है साउंड की वेवलेंथ। और हमारे गेट की साइज क्या होती है, वो भी लगभग इस रेंज की होती है। खिड़की की साइज क्या होती है, थोड़ी बड़ी हो सकती है, थोड़ी छोटी हो सकती है। इतनी सी खिड़की होती है क्या, इतनी सी खिड़की होती है क्या आपके घर में? नहीं ना, इतनी होती होगी, 1 फीट होता होगा, 2 फीट की होती होगी, 3 फीट की होती होगी, 4 फीट की होती होगी, थोड़ी ज्यादा की भी हो सकती है, लेकिन लगभग 1 फीट से स्टार्ट होके फिर उसके ऊपर ही चलती है। गेट जो होते हैं, जो डोर होते हैं अपने घरों के, रूम वगैरह के आसपास में, वो नियरली 1 मीटर 3 फीट के आसपास के होते हैं ना। छोटे 2 फीट के होते हैं, ज्यादा नैरो जो होते हैं, अदरवाइज 3 फीट के नॉर्मली होते हैं। साउंड की वेवलेंथ भी तो इसी रेंज में है। साउंड की वेवलेंथ की रेंज में क्या है, हमारे पास अपने गेट की ओपनिंग है। तो साउंड वेव जब यहां से आपके पिताजी ने आवाज लगाई, तो साउंड वेव यहां पर इन कॉर्नर से टकरा कर क्या होती है, फैलती है। तो यहां पे ये ओपनिंग मिली, ये गेट मिला, तो यहां से फैली, फिर यहां से ये साउंड टकराई तो फिर यहां पर इसके अंदर फैली, यहां पर फैल रही है, तो इसके यहां तक क्या सुनाई दे रहा है। फिर जैसे ये साउंड वेव आगे ट्रेवल कर रही है तो यहां पे गई तो यहां पर फैली। साउंड वेव कॉर्नर से टकराकर फैल जाती है, बैंड हो जाती है। इस वजह से हमें घर में एक दूसरे को हम सुनाई तो देते हैं तेज बोलने पर, दिखाई नहीं देते। लेकिन अगर हम किसी मान लो कॉर्नर में बैठ जाते हैं तो सुनाई भी थोड़ा कम देता है, ये तो पता है, क्योंकि फिर वहां पे जो वेव पहुंचती है ना, वो थोड़ी अलग, थोड़ी डिफरेंट, कम पहुंचती है, वहां पे पहुंचना थोड़ा कम होता है, बीच में आराम से सुनाई देता है। ये भी तो बात है, ये चीज है। सेम आप इसको थोड़ा इजी बना लो, मैंने थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर लिया आपसे बात करने के लिए। यहां पर एक पर्सन बैठा है P1, यहां पर दूसरा पर्सन बैठा है। अगर ये आपस में क्या बात कर सकते हैं, थोड़ा सा कॉन्शियस होके? बिल्कुल कर सकते हैं। दीवार बीच में इनके, फिर भी कर सकते हैं। क्या ये एक दूसरे को देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं, क्योंकि इनका जो गेट का जो साइज है वो नियरली 1 मीटर के आसपास होता है। ये आवाज लगाएगा तो ये साउंड वेव है ना, इस तरीके से कंटिन्यूअसली फैलती है, और जैसे ही यहां पर जाएगी तो साउंड वेव यहां पर टर्न करेगी, टकरा के, टकरा कर साउंड वेव क्या है, बैंड होगी, और इसी बैंडिंग को हम क्या बोलते हैं, डिफ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, और अब क्या हो गया हमारे पास, जो हम इसको लिखेंगे वो ये होगा, बैंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम द कॉर्नर्स ऑफ एन एपरेचर और ऑब्स्टेकल इन द पाथ ऑफ लाइट इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। सिंपल सी बात। एपरेचर और ऑब्स्टेकल, कॉर्नर्स कैसे कैसे मिल सकते हैं? मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम द कॉर्नर्स, कॉर्नर से बेंडिंग होती है, लेकिन कॉर्नर कब मिल सकता है? जब मान लो आपके पास ये कोई सोर्स है यहां से, और यहां से ये लाइट का ये कोई भी वेव निकल रही है, लाइट हो सकती है, साउंड वेव हो सकती है, वाटर हो सकता है, सरफेस वेव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यहां पर मैंने अगर ऑब्स्टेकल रख दिया तो क्या इसके कॉर्नर्स मिले? यस, बिल्कुल मिले। यहां पर वेव आएगी तो यहां पर फिर से ये बैंड हो जाएगी। कहने का मतलब है लाइट की प्रोपागेशन की डायरेक्शन क्या है वेव की, ये है।
ये वेव की प्रोपगेशन की डायरेक्शन है, ठीक है। जैसे ये कॉर्नर आया, क्या ये वाली ऑब्स्टेकल को पार कर जाएगी यहां से इसको? क्या ये वाली? नहीं, ये तो नहीं कर पाएगी, लेकिन यहां पर जो ये वाली है लाइट, ये क्या है, यहां से बैंड होगी, ठीक है। ये फिर वाली यहां से बैंड होगी। अब जैसे ही बैंड हुआ तो आपको पता चला कि यहां पर ये जो लाइट की प्रोपगेशन है ना, यहां से ऐसे हो रही है। इसको अपन अलग थोड़ा सा, आपको यहां से ऐसे हो रही है, यहां से ऐसे हो रही है। तो ये वाली जो जगह मिल रही है आपको, ये वाली जो आपको लोकेशन मिल रही है, इस लोकेशन पे क्या हो रहा है, यहां पे सुपरपोजिशन हो रहा है, दोनों वेव्स का सुपरपोजिशन हो रहा है ना। इसी को बोलते हैं डिफ्रैक्शन। ये जो बेंडिंग ऑफ लाइट है ना, दिस बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम द कॉर्नर्स इज नॉन एज ए डिफ्रैक्शन। और जैसे ये बैंड होगी, ठीक है, जैसे ये बैंड हो रही है, तो यहां पर सामने कोई अगर स्क्रीन होती तो यहां पर दोनों वेव्स के सुपरपोजिशन के कारण आपको क्या मिलता, वहां पर एक डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलता। इस जगह में तो यहां पर मैंने क्या ऑब्स्टेकल बना दिया। अगर इस ऑब्स्टेकल की कंपैरिजन में, ऑब्स्टेकल की जगह हमारे पास कोई ओपनिंग हो जाए, जैसे सपोज ये सोर्स है अपने पास, और लाइट जो वेव है, वेव तो ऐसे प्रोपगेट होगी, और यहां पर ये स्क्रीन है, और स्क्रीन नहीं, यहां पर ये ब्लॉकेज है, कोई ब्लॉक है, और आपने बीच में पीस काट दिया, जो ओपनिंग हो गई, एपरेचर हो गया। अब क्या होगा, अब लाइट यहां से प्रोपागेट होगी और ये ऐसे आगे चलेगी। तो यहां पर क्या है, देखो लाइट के यहां पे प्रोपागेशन की डायरेक्शन ये है। हम क्या मानते हैं, लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट पाथ। जो लोग ये मानते हैं लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट पाथ, उनको तो कुछ करना ही नहीं है, करना तो हमें है। हमें पता है स्ट्रेट पाथ चलती है कि नहीं चलती है। तो यहां से जैसे ही आया तो लाइट इज ट्रेवलिंग लाइक दिस, इस तरीके से लाइट बैंड हो रही है, ठीक है। और यहां पर भी अगर आप देखोगे, सामने स्क्रीन रख दोगे, तो यहां पर भी जैसा ओवरलैपिंग यहां हो रही है, वैसी ओवरलैपिंग वहां पे मिलेगी। जब ओवरलैपिंग वहां पे भी मिल रही है, वो किस वजह से मिल रही है भाई, वो किस वजह से मिल रही है, वो इस ओपनिंग में यहां पर आपको पता है एक क्या आएगा, यहां पर एक वेव फ्रंट इंसिडेंट करेगा, और वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट एक सेकेंडरी सोर्स की तरह बिहेव करता है। सेकेंडरी सोर्स की तरह हर एक पॉइंट बिहेव करता है, समझना, सुनना इस बात को। तो इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर जितने भी पॉइंट्स है, इसके यहां पर इसके बीच में ये जितने भी पॉइंट्स है, ये ऑल द पॉइंट्स विल एक्ट एज ए सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट। और इसके मिड में यहां पर ये जितने भी पॉइंट्स होंगे, जितने भी पॉइंट्स होंगे, सब क्या करेंगे, अपनी लाइट वेव इमिट करेंगे, सब अपनी लाइट वेव इमिट करेंगे। और इस सेंटर के लिए इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस यहां के लिए क्या है, इक्वल है। इसका और इस वाले का क्या है, इक्वल है। सबके लिए जो यहां पर जाएगा लाइट वेव, सबका इक्वल डिस्टेंस वाला, जीरो पाथ डिफरेंस वाला सोर्स यहां पर अवेलेबल है। जैसे अगर मैं इस वाले का देखूं, ये दोनों एकदम एक्सट्रीम डिस्टेंस पर है, इन दोनों के यहां पर जीरो पाथ डिफरेंस है। उसके अगले वाला और यहां वाला अगर देखोगे तो पाथ डिफरेंस जीरो, यहां पर और इन दोनों के लिए पाथ डिफरेंस जीरो। तो यहां पर क्या है, जितने भी सोर्सेज है ना, सारे सोर्सेज का जीरो पाथ डिफरेंस का दूसरा सोर्स यहां पर अवेलेबल है। और इसके कारण क्या हुआ कि यहां पर सारे सोर्सेज मिलकर एक अपनी वेव का यहां पर सुपरपोजिशन करेंगे, और सेम फेज में सुपरपोजिशन करेंगे, और सेम फेज में सुपरपोजिशन करेंगे तो इंटेंसिटी यहां पर मैक्सिमम होगी। तो यहां पर स्क्रीन पर जब आप देखोगे
तो आपको क्या पता चलेगा कि यहां पर आपको एक बहुत बड़ा ब्राइट स्पॉट मिल रहा है, और यहां पर फिर उसके बाद छोटे छोटे मिल रहे हैं, लेकिन यहां पर एक बड़ा ब्राइट स्पॉट मिल रहा है। इसको बोलते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यह फिनोमिना होता है लाइट के डिफ्रैक्शन का, ठीक है। और यहां पर फिर इंटेंसिटी, थोड़ी थोड़ी इंटेंसिटी यहां पर मिलते जाती है। कैसे दिखाऊं, देखोगे तो मैं आपको एनिमेशन के साथ दिखाता हूं यहां पे, ठीक है ना। तो आप देखो, चलते हैं हम एनिमेशन पे। अपने पास एक सिंपल स्क्रीन है। मैं सबसे पहले आपको ये बता देता हूं कि वेव कैसे होती है ना। ये देखो हमारे पास सिंपल है। लाइट वेव की हम बात करें, लाइट सोर्स की, तो इस तरीके से जो लाइट वेव है ना, इस तरीके से निकलती है, आपको पता है। अगर मैं सिर्फ एक वेव फ्रंट की बात करूं तो लाइट वेव कैसे निकलेगी। एक वेव फ्रंट है ना, देखना, ये देखो लाइट का सिर्फ एक सिंगल पल्स निकला, ये पूरा क्या है यहां पर, ये पूरा वेव फ्रंट है ना। फिर से बता देता हूं, ये देखो, ये यहां पर स्फेरिकल वेव फ्रंट कंटिन्यूअसली। अब इसमें अगर आप कंसिडर करते हो, ये एक क्या हो गया, ये क्रेस्ट हो गया ग्रीन वाला, और उसके आगे जो है ब्लैक कलर में ये एक ट्रफ हो गया। ये ओनली सिंगल वेव फ्रंट है ये, ठीक है। अब मैं यहां पर बात करता हूं इसको यहां पर, तो अब आप देखो जो वेव है ना, वेव इस तरीके से पास आउट होती है। तो ये तो हो गई वेव। फिर हमने लास्ट वाले लेक्चर में डिस्कस किया था क्या, इंटरफेरेंस किया था ना। तो इंटरफेरेंस आपके सामने यहां पर इंटरफेरेंस पैटर्न भी बना देता हूं एक बार के लिए। ये देखो, ये जब दोनों सामने होंगे तो आपको क्या दिखाई देगा, अब ये इंटरफेरेंस हो रहा है, यहां पे लाइट का सुपरपोजिशन हो रहा है। जब सामने स्क्रीन देखोगे तो यहां पर ये देखो, स्क्रीन के यहां पर ये ब्राइट इंटेंसिटी है। अब यहां पे आप देखोगे ना, तो ब्राइट इंटेंसिटी कभी भी व्हाइट कलर नहीं मिलेगा, क्योंकि व्हाइट कलर में तो इंटरफेरेंस होता ही नहीं है। उसका कारण क्या है, देखो व्हाइट कलर में अगर हम यहां पर बीटा देखेंगे, बीटा मतलब फ्रिंज की विड्थ, बीटा अगर आप देखोगे, फ्रिंज विड्थ आप देखोगे यहां पर, तो बीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, बीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा डी ओवर स्मॉल डी। तो जो लैम्डा तो व्हाइट कलर में, व्हाइट कलर में कौन से कलर है, व्हाइट कलर में विबग्योर सारे हैं, वॉयलेट से लेकर रेड तक सारे कलर अवेलेबल है। सबका वेवलेंथ अलग अलग होता है, तो सबकी ये जो है ना फ्रिंज विड्थ, ये जो फ्रिंज विड्थ है ये डिफरेंट डिफरेंट रहेगी, है ना। तो अलग अलग जगह पे बनेगा वो, इनकी कोई ज्यादा वाइड बनेगी, मान लो ये ज्यादा वाइड बनेगी, एक नैरो बन गई। देखो यहां पर आपको मैं ऐड करके बताता हूं, अब आपने छेड़ा है मुझे। ये देखो यहां पर रेड कलर की अगर हम देखेंगे, तो आप देखना इसकी रेड कलर वाले की जो वेवलेंथ जो है वो कैसे निकलती है ना, थोड़ा यहां पर अब आप, हाँ अब सही दिखाई देगा। रेड कलर की जो फ्रिंज विड्थ है ना, पहले वो देखना आप, ठीक है, अपने आप आपको पता चलेगा। ये देखो फ्रिंज विड्थ कितनी है ना, 3 फ्रिंजेस पूरी नहीं बनी है ना। ये उसका कॉर्नर क्रॉस हो गया, नीचे कॉर्नर के बीच में आ गई है ना, दिखाई दे रहा है अब। और इसकी मैं आपको ग्राफ भी बना देता हूं, देखो ये यहां पे ग्राफ नहीं, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी, ये देखो इंटेंसिटी का जो ग्राफ है वो ये है। अब मैं इसको थोड़ा सा इसके चेंज कर देता हूं। ये देखो वॉयलेट कलर आ रहा है ना, वॉयलेट कलर की देखना, जिसकी वेवलेंथ सबसे कम है ना, वेवलेंथ सबसे कम है। तो देखो 3 तो पूरी बन गई, फोर्थ वाले भी बननी स्टार्ट हो गई, तो यहां पर फिर विड्थ कम हो गई, तो ये आपके पास इंटरफेरेंस पैटर्न हो गया, मैंने पहले भी डिस्कस किया था। अब हम बात कर लेते हैं स्लिट्स के बारे में, कि जो स्लिट होती है ना उसका कैसे काम होता है। यहां पर आपने वेव बनाया, ठीक है, ये वेव यहां से लगातार इस तरफ प्रोपेगेट कर रहा है, ओके, ये प्रोपेगेट कर रहा है। और इसके बाद में इसकी जो स्लिट की विड्थ है इसको इंक्रीज कर देता हूं। ये देखो स्लिट विड्थ इंक्रीज हो रही है ना, तब तक क्या हो रहा है, क्या लाइट बैंड हो रही है, वेव क्या बैंड हो रही है क्या, यहां पे ये लाइट वेव ऐसे जा रही है, बैंड हो रही है नहीं ना, ये ऐसे ही तो प्रोपेगेट कर रही है। यहां पे क्या ज्यादा जा रहा है क्या, इधर कुछ नहीं जा रहा, ये ज्यादा नहीं जा रहा है यहां पे, तो आप इनको अवॉइड कर दोगे। लेकिन इधर जब आप देख रहे हो तो ये सीधी चल रही है यहां पे। इसमें एक कॉन्सेप्ट है यहां पर कि जब जिस कंडीशन में इसका ओपनिंग ए एपरेचर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन लैम्डा,
लैम्डा अगर छोटा है, एपरेचर काफी बड़ा है, ओपनिंग काफी बड़ी है, तो लाइट का या किसी भी वेव का, साउंड का, किसी का भी बेंडिंग नहीं होगी, ये सीधी चलती जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। लेकिन अब देखो मैं इसमें जो जादू करने वाला हूं वो देखना आप, जब हम यहां पर इसकी जो स्लिट विड्थ है, इस स्लिट विड्थ को यहां पर डिक्रीज कर देखना क्या इसका इंपैक्ट नजर आता है आपको। तो यहां पे जब आप देखोगे इस स्लिट विड्थ की जो साइज है, स्लिट की जो ये साइज है ना, जैसे ही इस जितनी वेवलेंथ है यहां पर उसके आसपास की आ रही है, तो उस रीजन में आपके पास ये जो बेंडिंग है लाइट की, ये बेंडिंग आपको ऑटोमेटिकली यहां पे नजर आएगी। कि यहां पर आपको क्या दिखाई दे रहा है कि ये जो लाइट वेव, जो वेव है यहां पर, लाइट वेव ग्रीन कलर है ये, ठीक है। तो यहां पर ये इसके विड्थ को ये जो लाइट है ये बेंड हो रही है अच्छे से इस कंडीशन में, ठीक है। लेकिन जब हम यहां पर देखो, ये नियरली 500 नैनोमीटर या 5000 एंगस्ट्रॉम के आसपास, जब इसकी वेवलेंथ का क्या कैसे पता चलेगा, देखो यहां पर हम वेवलेंथ की अगर बात करें तो जहां से एक क्रैश स्टार्ट हो रहा है, यहां से लेकर जो ये जो ट्रफ है ब्लैक साइड में, ये स्टार्ट हो रहा है यहां से लेकर ये वाली जो डिस्टेंस है ना, ये आपके पास एक वेवलेंथ के बराबर है। एक वेवलेंथ हो गई, जैसे यहां से स्टार्ट करा और फिर यहां पे आया और वापस जब यहां पे पूरा आ रहा है, तो वो एक साइज की वेवलेंथ हो गई। तो ये यहां पर इसकी वेवलेंथ है, और इसी वेवलेंथ के अंदर हम आगे देख रहे हैं कि इसी की नियरली इतनी जो साइज है वही साइज इसकी ओपनिंग है। तो यहां पर अब क्या हो रहा है, जो वेव है, वेव यहां पर अब कंटिन्यूअसली एक बेंडिंग हो रही है वेव में, ये इस डायरेक्शन में यहां पर आप देख सकते हो। यहां पर जो वेव का एम्पलीट्यूड है वो यहां तक एक अच्छा खासा एम्पलीट्यूड आ रहा है, जबकि हम इसको जब बड़ी काफी इसकी वाइड कर रहे थे, तो उस कंडीशन में हम देखेंगे यहां पर कि जब इसका देखो ये खूब वाइड कर देते हैं ना, तो ये एम्पलीट्यूड सिर्फ यहीं पर नजर आ रहा है, उसके बाहर वाली जो साइड है वहां पे एम्पलीट्यूड बहुत ही कम है, या इसका जो वेव का जो इंपैक्ट है यहां पर वो बहुत ही नेग्लिजिबल है। अब हम यहां पर बात करते हैं कि जो हमारे पास सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट है उसका पैटर्न कैसे बनता है, और ठीक वही पैटर्न हम यहां पर डिस्कस करेंगे इन आवर लेक्चर। तो यहां पर देखो, जब मैं सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न की बात कर रहा हूं, तो अब आप यहां पर देखो, हम यहां पर सब कुछ बात कर लेंगे, ठीक है। तो यहां पर देखने पर सबसे पहले हम इसको, जैसे अपने पास ये है, ये रेड ग्रीन कलर है, यहां पर हमने जैसे इसको ऑन किया तो आपको ये पैटर्न नजर आ रहा है। अब इस पैटर्न में हम काफी सारे चेंजेस देखकर यहां पर वेरिएशन देखेंगे। इसमें सबसे पहले हमारे पास क्या है, ये यहां पर सेंटर में एक सर्कुलर ओपनिंग है, ये इस तरीके से आपको कंसिडर करना होगा। ये एक सोर्स हो गया यहां पे, और जो सोर्स है वो जस्ट एक, हम स्लिट जो होती है ना वही हमारा सोर्स है, ये मान के चलो आप, ठीक है। जो स्लिट है वही सोर्स होता है। तो ये अपने पास एक सोर्स है, सोर्स के सामने हम यहां पर एक कार्डबोर्ड लगा दिया जिसके अंदर बीच में पिन होल किया हुआ है, और वो दैट पिन होल इज नियर द साइज ऑफ वेवलेंथ। वेवलेंथ की साइज के आसपास का होना चाहिए, ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। तो यहां पर हमारे पास ये कार्डबोर्ड हो गया, और इसके सामने ये आपके पास पिन होल है, जो छोटा सा होल है व्हाइट कलर में, ठीक है, दिखाई दे रहा है ना ये। और उसके सामने हमने यहां पर इतनी दूरी पर स्क्रीन रखी हुई है। स्क्रीन की डिस्टेंस थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए। होल का जो साइज है इवन माइक्रोमीटर्स और मिलीमीटर्स के बीच में होता है, ठीक है। माइक्रोमीटर्स में हो तो और अच्छा है, मिलीमीटर्स तक नहीं आता है पैटर्न, क्योंकि हम जो यूज करते हैं पिन, उससे डिफ्रेक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां पर हमारा मिलीमीटर की रेंज में पहुंच जाता है। जबकि हमारे पास जो लाइट वेव है, इस लाइट वेव का जो वेवलेंथ होती है वो माइक्रोमीटर के आसपास होता है, ठीक है। लाइट का जो वेवलेंथ है, अगर आप देखोगे रेड कलर की जो लाइट है उसका वेवलेंथ है आपके पास 7200 एंगस्ट्रॉम, या इसको आप अगर देखोगे तो 0.7 माइक्रोमीटर होता है। और जो ब्लू कलर है उसका वेवलेंथ बहुत छोटा होता है, तो 0.4 माइक्रो के आसपास होता है, माइक्रोमीटर के आसपास होता है, ठीक है। तो यहां पर ये ओपनिंग भी काफी छोटी होनी चाहिए। फिर ये जो डिस्टेंस है ये थोड़ी बड़ी होनी, बड़ी मतलब 1 मीटर, 1.5 मीटर, 2 मीटर, इतनी डिस्टेंस होगी, तो यहां पर आपको ये पैटर्न यहां पर मिलेगा। अब आप देखो इसमें ये कैसा बिहेव कर रहा है, इसका बिहेवियर देखते हैं। फिर मैं आपको बता दूं कि यहां पर जो इसका ये डायमीटर है, जो सेंटर में जो बन रहा है रेंज,
इसको पहले हम बात करते हैं, उसके बाद आपको मैं यहां पे बताऊंगा, ठीक है। तो देखो इसके अंदर हम यहां पर जब आप देखोगे तो जैसे ही मैं इसको ओपन कर दे रहा हूं तो आपके पास ये ओपनिंग है। तो ओपनिंग में कायदे से एक तरीके से क्या होना चाहिए था कि आपने अगर कोई यहां पर एक टॉर्च लगाई है, ये आपने टॉर्च लगाई है यहां पे, ठीक है, और जो टॉर्च से निकलने वाली जो लाइट है वो बिल्कुल एकदम ऐसे ही स्ट्रेट डायरेक्शन में प्रोपागेट होती है, ऐसे ही होती है ना। अगर आपने इसके बीच में कोई यहां पर एक ऐसे ऑब्स्टेकल लगा दिया और यहां पर एक ऐसे ऑब्स्टेकल लगा दिया तो क्या होना चाहिए? तो आप कहोगे सर फिर तो ये वाली जो लाइट है, ये जहां पे ऑब्स्टेकल जहां पे लगा दिया उसके बीच में से जो लाइट है ना वहीं पर आना चाहिए, क्योंकि लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट पाथ। ये जो है ये आगे नहीं बढ़ेगी, ये आगे नहीं बढ़ेगी, लेकिन यहां से लाइट आगे पास हो सकती है, केवल यहां से पास हो सकती है। यही तो मानते हो ना आप? अरे यही तो मानते हो। तो इसका मतलब इसके जस्ट सामने जो मिलेगा ना वहां पर आपका बीच में ब्राइट स्पॉट मिलेगा, जो कि ये मिल रहा है। लेकिन इसके बाद में इसके आगे की जो है ना, इसके बाद एक लाइटर उससे थोड़ी डिम फ्रिंज बनी हुई है, उसके बाद एक और डिम फ्रिंज बनी हुई है, ऐसे लगातार ये फ्रिंजेस कंटिन्यूअसली बनती जा रही है। वहां पे लाइट आनी नहीं चाहिए इफ लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट पाथ, लेकिन यहां पर तो ऐसा पैटर्न मिल रहा है हमें। केवल एक सेंटर में ही नहीं है लाइट, लाइट आसपास में भी फैली हुई है। जो लाइट ये फैली हुई है ना आसपास में, जो लाइट यहां पर आसपास में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो वो किसके कारण है? दैट इज ड्यू टू डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, क्योंकि ये जो पिन है, ये जो पिन होल है बहुत छोटा है, नियरली लाइट के वेवलेंथ की ऑर्डर में है, वेवलेंथ की रेंज में है, ठीक है। अब हम यहां पर देखो कितना सारा इसमें चेंजेस करके देख सकते हैं। सबसे पहले मैं इस होल की साइज इंक्रीज कर रहा हूं। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, जो वेवलेंथ है इसको तो मैं डिक्रीज कर दिया, सबसे छोटा वेवलेंथ ले लिया, एंड दिस वेवलेंथ इज फॉर वॉयलेट कलर, तो वॉयलेट कलर में है। और मैं आपको साइज का भी एक रेफरेंस बना देता हूं कि मेरे पास ये कोई मान लो एक साइज मेजर करने के लिए भी स्केल नहीं है, कार्ड है मेरे पास ये। तो इसका जो डायमीटर ना अंदर वाले का, ये डायमीटर अपने इस कार्ड से भी छोटा है, आप यहां पे देख सकते हो, इस कार्ड से भी छोटा है। इसका जो अपने पास वेवलेंथ है, ये जो डायमीटर है, सेंटर वाली जो ब्राइट फ्रिंज है इसका। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर इसमें सबसे पहले मैं कलर को चेंज कर रहा हूं। कलर चेंज करने पर जैसे ही मैं यहां पर वॉयलेट कलर से ब्लू कलर की तरफ आ रहा हूं, ये देखो मैं ग्रीन कलर येलो कलर तक आ गया यहां पे, ठीक है। तो अब देखते हैं इसका मेजर करते हैं इसको। अब आप मेजर कर रहे हो तो ये इसका जो डायमीटर है ना जस्ट इस कार्ड के एकदम एग्जैक्टली इक्वल आ गया, ठीक है, एग्जैक्टली इक्वल आ गया। ये कार्ड अगर दिखाई नहीं दे रहा तो दूसरा है अपने पास, काफी कॉन्टेक्ट के कार्ड आए हुए हैं चलो, तो ये देखो यहां पर अब आप देख पा रहे होंगे, तो इसके नियरली साइज में मैं इसका वेवलेंथ और इंक्रीज कर रहा हूं, रेड कलर कर दिया। आपको पता है वॉयलेट का वेवलेंथ सबसे कम होता है और रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है। तो सेंटर में जो फ्रिंज बन रही है इसका देखो यहां पर इससे इसकी कार्ड की साइज से भी बड़ा हो गया, और ये कार्ड भी थोड़ा ज्यादा वाइड है, क्योंकि हम वापस चेंज करके देख लेंगे। तो यहां पर देखोगे अगर आप, तो ये देखो कितना ज्यादा यहां पर इसकी विड्थ है। और जैसे ही मैं इसकी वेवलेंथ को कम कर रहा हूं तो अब देखना यहां पर इस कार्ड की साइज में है ना, एक तो सेंटर वाली फ्रिंज आ गई और उसके बगल वाली पूरी फ्रिंज आ गई यहां पर इस कार्ड के साइज में, आप यहां पर देख सकते हो ये। तो सेंट्रल जो फ्रिंज है इसको बोला जाता है सेंट्रल मैक्सिमा। सेंट्रल मैक्सिमा, तो सेंट्रल मैक्सिमा क्या हुआ, जैसे ही आपके पास वेवलेंथ इंक्रीज हुआ सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ भी इंक्रीज हो गई। इसका मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूं, अब जब हमने बात कर ली है तो उससे, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज के लिए 2 लैम्डा कैपिटल डी ओवर ए। ए इज साइज ऑफ दिस ओपनिंग, ये जो होल है ना यहाँ पे पिन होल है, इसकी डायमीटर कितना, वो ए है। लैम्डा इज ए वेवलेंथ ऑफ लाइट, डी इज ए डिस्टेंस बिटवीन सोर्स दिस स्लिट एंड स्क्रीन। ये सब चीजें है ना, इसको नोट कर लो, अब इसको समझ में काम आएगा कि ये यहां से हट जाएगा। तो अब डेरिवेशन करेंगे इसका, लेकिन पहले मैं आपको बता देता हूं। तो इसके अंदर क्या हुआ, आप देख पा रहे हो कि जैसे ही हमने वेवलेंथ
डिक्रीज किया सेंट्रल जो मैक्सिमा, इसकी साइज डिक्रीज हो गई। जैसे ही वेवलेंथ इंक्रीज किया सेंट्रल मैक्सिमा की साइज भी इंक्रीज हो गई, और उसके आगे की जो फ्रिंजेस है ना, इनकी साइज भी लैम्डा इंक्रीज होने के साथ साथ इंक्रीज हो रही है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस होल के बारे में। इस होल में अगर चेंजेस करता हूं तो क्या होता है, देखो होल को मैंने इंक्रीज किया, ये देखो होल को मैंने इंक्रीज किया, ए को इंक्रीज करते ही जो सेंटर में जो ब्राइट फ्रिंज बनी है उसका डायमीटर क्या होगा, छोटा हो गया, क्योंकि 2 लैम्डा डी ओवर ए डिवाइडेड बाई ए, तो ए को इंक्रीज करने पर ये छोटा होना ही है, सीधी सी बात है। हम इसको अगर बहुत ज्यादा डिक्रीज कर देंगे, अब देखो बहुत ज्यादा छोटा कर दिया, होपफुल दिखाई दे रहा है आपको, बिल्कुल इतना छोटा कर दिया तो हमारे पास ये जो वेवलेंथ, ये जो डायमीटर और ज्यादा बड़ा आपको नजर आ रहा है। और यहां पर अगर हम वेवलेंथ चेंज करेंगे तो और भी शानदार नजर आएगा। देखो इसको वेवलेंथ को चेंज करते ही ये देखो अब इसका आपको डिफरेंस भी नजर आ गया। ठीक है, और इससे भी ज्यादा जो मेरे पास मेजरिंग है वो मेरा मोबाइल है, मोबाइल की जो है वहां से दिखाता हूं आपको, आपको पता चलेगा। देखो अभी ये इसके जस्ट बराबर में है, और जैसे ही मैंने रेड किया देखो डबल, मोर देन डबल हो गई इसकी साइज, नहीं होगी क्या? ये देखो यहां पर एक और ये दो मोबाइल रख दो चाहे बराबर में, तो इस तरीके से आप इसको अच्छे से समझ सकते हो अपने फॉर्मूले को। अब हम यहां पर और चीजें देख सकते हैं, और क्या, मैं इसकी एसेंट्रिक जो हमने साइज को अगर चेंज कर दिया, जैसे मैंने इसको चेंज किया है, क्या हो गया, हाँ जैसे मैंने इसको चेंज किया है तो देखो इसकी मैंने स्लिट को इंक्रीज कर दिया ना, लेंथ एक स्लिट, लीनियर स्लिट लगा दी मैंने यहां पर, इसको चाकू घुसा के चाकू से चीर दिया, समझ में आ गया ना, इस तरीके से किया है तो इसकी लंबाई इंक्रीज होगी, तो ये फिर यहां पर जो फ्रिंजेस बनी है वो इस डायरेक्शन में ऐसे बनी है। देखो ये फ्रिंजेस है ना इस डायरेक्शन में बनी है, 1 2 3 4 5 ऐसे, ये पैटर्न हम इस तरीके से बना हुआ है, नीचे भी ऐसे ही बना हुआ है ये पैटर्न। ठीक है, ये आपके पास फ्रिंजेस बन गई। फिर हम अगर इसको और करें, जैसे हम एग्जैक्टली इसको स्क्वायर ही अगर ले लेते हैं, विड्थ और हाइट दोनों सेम ले लेते हैं और दोनों को हम बड़ा कर लेते हैं। देखो अब मैंने इसके होल को जितना बड़ा किया है, जितना होल को बड़ा किया सेंटर वाला उतना ही छोटा हो गया, और जितना छोटा करूंगा मैं उतना ही सेंटर का जो फ्रिंज है उतना ही ज्यादा वाइड और इंटेंसिटी के साथ मिलेगा, उतना अच्छा आपको डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलेगा। फिर हम इसके अंदर बहुत सारे चेंजेस कर सकते हैं। अब यहां पर हमने क्या कर दिया, स्क्वायर डायमीटर का चेंज कर दो, ये चेंज कर दो, तो यहां पर ये इसका डिफरेंट ये मिक्सिंग पैटर्न है, इसके लिए हमें यहां पर इतना सिलेबस में भी नहीं है, इतना हमें करना भी नहीं है। और अगर जैसे ये मान लो एक ये नाचती हुई गुड़िया जैसी है, ठीक है, हाइट इसमें देखना ये नाचती हुई गुड़िया जैसी है, तो अब यहां पर अगर देखोगे तो यहाँ पे कुछ अलग ही टाइप का पैटर्न मिला है। ठीक है, दिस इज जस्ट फॉर फन, ओके, आप देख सकते हो यहाँ पर आप डांस कर रहे हो तो लाइट जो है ना ये भी डांस करने लग जाएगी। ठीक है, अब देखो साइज को इंक्रीज करने पर इसका भी साइज का इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, ज्यादा छोटी करने पर ये हो जाएगा, और अगर रोटेशन करोगे, ये रोटेशन करोगे तो वो भी रोटेशन हो जाएगा। ये सब तो मतलब एक जस्ट फॉर फन, लेकिन यहाँ पर मल्टीपल आपने होल्स कर दिए तो आपको ये पैटर्न मिलेगा, होल्स में आपस में उसके बाद में भी सुपरपोजिशन हो रहा है, ये सब यहाँ पर है। ये सब चीजें छोड़ो, आपको मेनली जो सर्कुलर है वो सबसे बेस्ट है, और फिर हम लीनियर भी अगर कर रहे हैं तो हमारे पास ये भी एक यहाँ पर इसका है कि यहाँ पर अब फ्रिंजेस जो है ये आपने स्लिट आपने इस तरीके से लगाई हुई है और फ्रिंजेस आपकी लेटरल बनी हुई है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर, और सेंटर वाली जो है वो क्या है, मैक्सिमम इंटेंसिटी के साथ है, इसके बाद आपको यहाँ पर मैक्सिमम इंटेंसिटी के साथ मिल रही है। वेवलेंथ का फिर से चेंजेस, जैसे ही आप वेवलेंथ चेंज करोगे इसकी जो विड्थ है, अब देखो यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है तो हम थोड़ा सा ऐसा कलर ले लेते हैं, हाँ ये ब्लू कलर ना, ये बिल्कुल सेपरेट सेपरेट भी नजर आ रहा है आपको, है ना, यहाँ पे कम आ रहा है नजर, यहां पर देख रहे हैं, हाँ अब ये थोड़ा सा, ये क्या है यहाँ पे स्लिट बनती हुई नजर आ रही है ना आपको, शायद दिखाई कैमरा की वजह से नहीं दे रहा होगा। ठीक है, कैमरा तो अच्छा ही है लेकिन फिर भी कई चीजें नहीं आती इसके अंदर, बहुत ज्यादा माइन्यूट होता है, लेकिन ये आपको यहां से पता चल रहा है ये बिल्कुल एकदम डिफ्रैक्शन पैटर्न है। अब यहां पर इसकी जो विड्थ है, जो साइज है, वो हम
फॉर्मूला से जो हमारे पास इसका बोर्ड के अंदर मैं इसको एक्सप्लेनेशन करके यहाँ पर डेरिवेशन हम करेंगे पूरा। किसका डेरिवेशन? 2 लैम्डा डी ओवर ए का। और हम क्या क्या करने वाले हैं? और हम करने वाले हैं जैसे यहां पर एक तो इसका साइज हो गई, जितना ये डायमीटर होगा ये हम फाइंड आउट करेंगे। फिर इसके बाद सेंटर से ये जो फर्स्ट मिनिमा होगा यहां पर कितने डिस्टेंस पर होगा, ये जो फर्स्ट मैक्सिमा होगा ये कितने डिस्टेंस पर होगा, फिर सेकंड जो मिनिमा होगा ये कितने डिस्टेंस पर होगा, सेकंड जो मैक्सिमा होगा ये कितने डिस्टेंस पर होगा। ये सब कुछ हम अब यहां पर आगे इसके बाद करने वाले हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा है। और जैसे आपने डिफ्रैक्शन पैटर्न देखा है उसी तरीके से इसको समझेंगे। जितना अच्छे से समझेंगे उतना ही आप अच्छे से इसको काम में ले पाएंगे। देखो फिर मैं इसके बारे में एक और बता देता हूं, जो हम डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट होता है ना, उनको इस स्लिट की हेल्प से भी कर सकते हैं। देखो यहां पर मैंने स्लिट बना दी डबल, ये डबल स्लिट बना दी, और फिर इसकी जो साइज है ना स्लिट की विड्थ वो भी तो कम करनी पड़ेगी, अदरवाइज तो देखो स्क्रीन लगा दी मैंने तो इसमें कुछ भी नजर नहीं आ रहा है ना। लेकिन जैसे ही ये जो स्लिट की विड्थ है, ये स्लिट की विड्थ अगर मैं वेवलेंथ के आसपास की रख देता हूं, जैसे देखो मैं इसकी जो स्लिट की विड्थ है ना इनको मैंने वेवलेंथ के आसपास रख दिया नियरली, तब ये देखो अब यहां पर ये फ्रिंजेस बनना स्टार्ट हो गई। और स्लिट के सेपरेशन को भी हमें थोड़ा लिमिटेड रखना पड़ता है, मिलीमीटर्स के आसपास, है ना। यस। तो अब हमारे पास क्या है, यहां पर फ्रिंजेस देखो कितने शानदार तरीके से ये फ्रिंजेस बन रही है। ओके, तो ये हमारे पास क्या डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का भी यहां पर हमने एक बार और फिर से काम में ले लिया है, हमने इसको देख लिया है। ठीक है, तो ये आप यहां पर देख सकते हो इंटेंसिटी का अगर हम कर्व खींचे, ये इसका इंटेंसिटी का कर्व हो गया। ठीक है, तो ये है। तो हमारे पास इस तरीके से जो वेव है और इसका जो कलर है वेवलेंथ, ये हम चेंज कर सकते हैं। वेवलेंथ चेंज करने के साथ साथ हमारे पास जो स्लिट की विड्थ है, सॉरी फ्रिंज की जो विड्थ है वो आपके पास अलग अलग दिखाई देगी, अलग अलग नजर आएगी, ये आप यहां पर अच्छे से देख सकते हो। तो अब हम चलते हैं हमारे पास जो इसका थ्योरेटिकली जो डेरिवेशन है वो सब हम यहां पर इसको कर लेते हैं। ठीक है, यस। तो ये यहां पर बताया था मैंने कि जैसे ये यहां पर सिंगल स्लिट ओपनिंग रहेगी तो यहां पर मैक्सिमम ब्राइट स्पॉट बनेगा, लाइट बैंड होगी, तो वो सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट में आपने यहां पर देख लिया है। अगर इस ओपनिंग की बजाय जो हमने एपरेचर रखा था उसकी कंपेरिजन में अगर हम यहां पर ऑब्स्टेकल भी रख देते तो भी हमें पैटर्न सेम ही मिलता। उसका तो सभी को जानता है, हर कोई मान लेगा कोई छाया शैडो बना होगा, स्कैटरिंग हुई होगी, कुछ भी होगा। लेकिन जब ये बनाना तब पता चला उनको कि अच्छा ये बात है इसकी, तो इस वजह से यहाँ पे बदलना पड़ा लोगों को। ओके, समझ में आया आपको? तो ये चीज है। तो अब हमें यहाँ पर नेक्स्ट में इसका फ्रिंज विड्थ कैलकुलेट करनी है और ये सब हम यहाँ पर अब देखते हैं। तो इसके आगे देखते हैं। तो अभी हमारे पास यहाँ पर है सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हमारे पास फिर से चीजें वही है जो हम यहां पर देखेंगे कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक सोर्स कंसीडर कर लेते हैं। यहां पर अपने पास एक ये सोर्स है S, और S जो सोर्स है वो क्या करेगा, वो स्फेरिकल वेव फ्रंट यहां से बनाएगा। और जब ये स्फेरिकल वेव फ्रंट बना रहा है तो हम यहां पर एक कॉन्वेक्स लेंस लगा देंगे, और जो हम यहां पर एक कॉन्वेक्स लेंस लगा रहे हैं उसके कारण आगे हमें जो वेव फ्रंट मिल रहा है, ये वेव फ्रंट हमें एक प्लेन वेव फ्रंट मिल रहा है। इस जगह पे प्लेन वेव फ्रंट हमारे पास यहां पर मिल रहा है। ठीक है, और ये प्लेन वेव फ्रंट इस डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रहा है। और फिर हमारे पास एक हम आगे ओपनिंग बनाने के लिए, ऑब्स्टेकल या ओपनिंग जो भी है, ओपनिंग बनाने के लिए हम यहां पर एक ये कार्डबोर्ड लगा दिया सपोज। और ये जो कार्डबोर्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ये इस कलर का हमने बनाया है। और यहां पर हम ओपनिंग बनाने के लिए, आपको पता ही है, ये हमने यहां पर एक ओपनिंग बना दी। और ये जो इसकी ओपनिंग है ना, इसकी साइज क्या है,
ए, यहां से लेकर यहां तक इसकी साइज होगी ये, और एक टाइम पे जाके ये भी इसके ऊपर इंसिडेंट करेगा। अपने पास ये जो वेव फ्रंट है ये यहां पे इस तरीके से आ जाएगा। हमें इसको हटाना होगा, हम हटा लेंगे, नहीं हटाना होगा कोई बात नहीं है ना। तो ये वेव फ्रंट यहां पर आ जाएगा। इसके बाद क्या है, हमने इसके आगे एक स्क्रीन रखी हुई है यहां पर, ये हमारे पास स्क्रीन है, और स्क्रीन के ऊपर हमारा जो पैटर्न है वो बनेगा। ये लो। अब यहां पर हमें क्या करना है कि यहां इस जगह पे हमारे पास ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है ए, ये ए बी स्लिट है जिसका एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट है बी। इन दोनों पॉइंट से निकलने वाले जो वेव्स है, जो सोर्सेज है, क्योंकि यहां पर जैसे ही अपने पास ये वेव फ्रंट यहां पर इंसिडेंट करेगा, और वेव फ्रंट इंसिडेंट करने पर, ये मान लो ये हमारा वेव फ्रंट है, ये वेव फ्रंट इंसिडेंट करने पर इस वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट एक सेकेंडरी सोर्सेज की तरह काम करेगा, हर एक पॉइंट सेकेंडरी सोर्स की तरह काम करेगा, और ये अपनी वेव यहां पर इमिट करेगा, जो वेव्स इस पॉइंट P पर जाकर कोइंसाइड करेगी, सुपर इंपोज करेगी एक दूसरे के साथ, और जैसे सुपर इंपोज करेगी उसके अकॉर्डिंग वहां पर ब्राइट इंटेंसिटी या डार्क इंटेंसिटी की वहां पर फ्रिंजेस बनेगी। ब्राइट इंटेंसिटी का मतलब उस कलर की फ्रिंजेस जिस कलर की लाइट है। अगर लाइट मान लो यहां पर हमने येलो लाइट कंसिडर करी होती तो येलो कलर की फ्रिंजेस बनती ब्राइट, और डार्क फ्रिंज तो हमेशा डार्क कलर यानी कि ब्लैक कलर की बनेगी। तो ऐसे यहां पर फ्रिंजेस इस जगह पे बनी हुई है, तो इनको हम यहां से अभी हटा लेते हैं। तो ये हमारे पास ए और बी जो है ना, उससे निकलने वाले सोर्सेज वहां पर इंटेंसिटी बनाएंगे, फ्रिंजेस बनाएंगे, और यहां से एक सेंटर मान लो, इस जगह से एक सेंटर जो होगा अपने पास वो होगा सामने जस्ट इस जगह पे O। अगर यहां से अगर सोर्स निकलेगा, लाइट वेव यहां पर इंसिडेंट करेगी, दूसरी वेव यहां पर इंसिडेंट करेगी, तो दोनों के अंदर जो पाथ जो चलना होगा, इनको सेम पाथ चलना, अगर इसमें x है तो ये भी x है, तो दोनों में डिफरेंस जो है वो कितना है, डेल्टा x इक्वल्स टू 0। तो यहां पर तो पूरा का पूरे जो सोर्स है ये इसका सेम पाथ डिफरेंस वाला ये, तो डिफरेंस 0। यहां पर अगर आप देखोगे इन दोनों को, तो इन दोनों का भी पाथ डिफरेंस 0 इस जगह के लिए, तो ये डिस्टेंस भी तो 0 है ना ये। फिर आगे अगर देखोगे इन दोनों को भी डिस्टेंस 0, ये भी पाथ डिफरेंस 0। यहां पर जब आप देखोगे इनका भी पाथ डिफरेंस 0, इनका जब आप देखोगे इनका भी पाथ डिफरेंस 0। तो जो भी पेयर में यहां पर बैठा है सभी का एक दूसरे के लिए पाथ डिफरेंस 0। जब पाथ डिफरेंस 0 होता है तो फेज डिफरेंस भी क्या होता है, 0। तो सेंटर में तो यहां पर क्या बनेगा, मैक्सिमा ही बनेगा, क्योंकि यहां पर कौन सा सुपरपोजिशन हो रहा है, कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन हो रहा है सेंटर के अंदर, क्योंकि पाथ डिफरेंस 0, पाथ डिफरेंस के साथ फेज डिफरेंस भी 0। तो सेंटर में तो कुछ भी हो जाओ चाहे, यहां तो पाथ डिफरेंस 0 है, तो ये सब कुछ हो गया, सेंट्रल ब्राइट मैक्सिमा बन गया। लेकिन हम उसके ऊपर वाले की बात करते हैं, अलग वाले की बात करते हैं, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इनको हटा लेते हैं एक बार। तो वहां पर हम जब देखेंगे तो यहां की ये जो वेव है, यहां के ये जो सोर्सेज है, ये सोर्सेज के कारण निकलने वाली वेव किसी रैंडम पॉइंट पे क्या होगा वो कैलकुलेशन करनी है हमें। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक बड़ा कॉन्वेक्स लेंस लगा देते हैं बीच में। क्यों लगाना होता है ये इसलिए लगाते हैं कि यहां से निकलने वाली जो लाइट वेव है, यहां से निकलने वाली लाइट वेव और यहां से निकलने वाली लाइट वेव किसी भी जगह पे जहां ये कोइंसाइड कर रहे हैं उस जगह पर पाथ डिफरेंस निकालने के लिए। और एक बात बता देता हूं कि पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए हम यहां पर एक सेंटर से भी लाइन लेंगे
और वो लाइन यहां पर स्ट्रेट सीधी आ जाएगी। और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो d है, और इन वी हैव टू कंसिडर दिस d इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a। इसके कंपैरिजन में ये d बहुत बड़ा होता है। बहुत कितना? ये अगर 1 mm का होता है या उससे भी छोटा माइक्रो में रेंज में होता है, और ये कितना तो 1 मीटर 2 मीटर, अगर 1 mm में और मीटर में भी, मिलीमीटर और मीटर का भी अगर रेशियो है तो भी नियरली थाउजेंड्स का रेशियो हो जाता है। 1000 का रेशियो मतलब ऑटोमेटिकली बहुत बड़ा है, कोई डिफरेंस ही नहीं नजर आएगा, है ना। ये अगर इतना सा ऊपर हो जाएगा, इतने में काम बन जाएगा इसका। तो इस तरीके से यहां पर आपको इस जगह पे देखना है, ठीक है। तो वेयर d इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a। जब ये ग्रेटर देन है तो यहां पर ये जो बेंडिंग होती है ना थीटा, जो यहां पर थीटा जो बनेगा वो भी क्या होता है यहां पे वेरी स्मॉल होता है, ठीक है। तो अब हम इसको आगे काम में लेते हैं, क्योंकि इतना बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, आपका एग्जाम का टाइम है, इसको हम आगे लेते हैं अब जल्दी। तो यहां से ये जितनी भी वेव्स है, ये अगर थीटा बना रहे हैं यहां पे, ये भी इस हॉरिजॉन के साथ थीटा बना रही है, और ये भी इसके साथ क्या बना रही है थीटा। तो सभी ये लाइंस यहां पर थीटा से निकल रही है और आगे जाकर कॉन्वेक्स लेंस के कारण यहां पर मीट कर रही है। और ये जो डिस्टेंस भी बहुत ही कम होती है, बहुत ज्यादा है, बड़ी डिस्टेंस नहीं होती। और सपोज इस सेंटर से ये जो डिस्टेंस है वो है xn। xn का मतलब सपोज दिस इज nth फ्रिंज, nth फ्रिंज है, ब्राइट हो सकती है, डार्क हो सकती है, वो तो हमें आगे आने के बाद पता चलेगा। और तो फिर ये है, इसको हो गया पॉइंट P। तो हमारे पास क्या है, एक तो पाथ आ गया AP, A से लेकर P तक ट्रेवल कर रही है वेव। एक वेव है जो B से लेकर P तक ट्रेवल कर रही है। इन दोनों का पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करना पड़ रहा है। इन दोनों का पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे, एक परपेंडिकुलर हम यहां से ड्रॉप कर देंगे जो इस BP लाइन पे होगा। दिस परपेंडिकुलर इज N, ये वाला N पॉइंट हो गया, नॉर्मल N पॉइंट पे आ रहा है। तो अब यहां से आप देखोगे इन दोनों में जो पार्ट डिफरेंस होगा वो किसके बराबर होगा, BN के बराबर पार्ट डिफरेंस होगा। क्योंकि यहां पर जो हमारे पास डिस्टेंस जो है ना वो बहुत ज्यादा है D की, तो ये परपेंडिकुलर डालने के बाद ये जो लाइन है यहां से यहां तक की जो लाइन है, दिस इज आवर पाथ डिफरेंस डेल्टा x। इस डेल्टा x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें। इस डेल्टा x की वैल्यू के लिए मैं क्या करता हूं, मैं यहां से पर इसको एक बार मिला लेता हूं और मैं यहां पर एक ट्राइंगल बना लेता हूं, एंड दिस ट्राइंगल इज ABN। तो आप यहां पे देखो, इन ट्राइंगल ABN, बहुत सिंपल सिंपल चलेगा। ABN ट्राइंगल में आप देखोगे अगर ये थीटा है तो ये वाला कितना बना, ये वाला बना 90 माइनस थीटा। ये अगर 90 माइनस थीटा है तो ये कितना, ये ऑटोमेटिकली थीटा हो गया, तो ये भी थीटा है ना। तो यहां पर साइन थीटा इक्वल्स टू, साइन ये वाला थीटा इक्वल्स टू ये परपेंडिकुलर, ये सामने जो है ये वाला परपेंडिकुलर बनेगा और ये वाला क्या बन जाएगा, हाइपोटेनस, क्योंकि ये 90 के सामने वाला हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर है BN, हाइपोटेनस है AB। तो BN इज इक्वल्स टू क्या आ गया, AB साइन थीटा। AB इक्वल्स टू क्या है, AB का मतलब ये इसकी स्लिट की विड्थ, और स्लिट की विड्थ क्या आ गई A। BN कितना है, ये तो पार्ट डिफरेंस है, इसको आपने लिख दिया डेल्टा x और साइन थीटा, A साइन थीटा आ गया। लेकिन मैंने पहले ही एजम्पशन कर रखा है D इज वेरी वेरी ग्रेटर देन, थीटा इज वेरी स्मॉल, तो लिखो यहां पे थीटा इज वेरी स्मॉल। जब थीटा वेरी स्मॉल होता है तो क्या हो जाता है, साइन थीटा इज नियरली इक्वल्स टू थीटा, हो गया काम। और आपके पास आ गया
डेल्टा एक्स इक्वल्स टू ए इंटू थीटा, इक्वेशन नंबर 1। लेकिन जो इक्वेशन नंबर 1 है ऐसे तो नहीं आई, इसको आगे काम करना है, थीटा के अंदर हमें फाइंड आउट करना है वैल्यूज। इस थीटा को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास ये भी चीज अवेलेबल है, क्योंकि एक्शन भी तो चाहिए हमें। भाई एक्शन में की टर्म्स में अगर आएगा तो हमें पता चलेगा कि भाई यहां से एक्शन इतनी दूरी पर है तो पाथ डिफरेंस ये आया है। पाथ डिफरेंस अगर ये है तो वहां पे ब्राइट है कि डार्क है वो कौन बताएगा, वो एक्शन के टर्म्स में डेल्टा एक्स बताएगा। तो एक्शन को चाहिए हमें। एक्शन के लिए हम पता करते हैं कि इन ट्रायंगल सीओपी, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स, नहीं इसी में देख लो, यहीं तक ठीक है। आप सी कौन सा, ये वाला जो पॉइंट है ना, इसको सी पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं। सीओपी, ये वाला ट्रायंगल हो गया हमारे पास। अब ये वाला पहले कौन सा था, ये वाला था पहले, अभी ये बड़े वाला ट्रायंगल हमारे पास। अभी इसके अंदर हम काम करेंगे, ठीक है, जो चमक रहा है। तो इसके लिए जब आप देखोगे सीओपी के अंदर तो एक्सन चाहिए और डी चाहिए। तो ये दोनों किसमें है, एक्सन। अगर ये थीटा है, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया परपेंडिकुलर, और बेस में क्या होता है, टेन थीटा होता है। तो ये हो जाएगा ओपी अपॉन सीओ, ओपी अपॉन सीओ। ओपी क्या है, एक्सन। ओपी क्या है, एक्सन है। सीओ क्या है, डी। सीओ क्या है, डी है, ठीक है। ये आपके सामने आ गई। और अब हमें क्या करना है, अब हमारे पास फिर से वो थीटा इज वेरी स्मॉल, तो टेन थीटा जो है ना, थीटा स्मॉल होने पर ये भी थीटा हो जाता है, ये भी नियरली इक्वल्स टू थीटा हो जाता है। तो यहां से आ गया थीटा इज इक्वल्स टू एक्सन अपॉन डी, इक्वेशन नंबर 2। अब आप यहां पे लिख दो कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 आपके सामने क्या आ गया, डेल्टा एक्स इक्वल्स टू आ गया ए इंटू एक्सन अपॉन डी। तो ये आपके पास यहां पर क्या आ गया, ए एक्सन अपॉन डी। ये पाथ डिफरेंस आ गया। अगर आपको पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करना हो ना सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, तो ये तरीका है। क्या बनाया, सबसे पहले ये आपने सोर्स बनाया, कॉन्वेक्स लेंस लगाया, तो आपको स्फेरिकल वेव फ्रंट प्लेन वेव फ्रंट में कन्वर्ट हुआ। फिर आपने यहां पर ए साइज की स्लिट ओपन कर दी, स्लिट के बाद सामने स्क्रीन रख दिया, बीच में आपने कन्वेक्स लेंस रख दिया। फिर यहां से जो वेव्स निकलेगी, थीटा पर तीनों वेव्स निकाली और वो यहां पे कन्वर्ट करवा दी, ठीक है। फिर ए बी और बीपी तो बराबर है, बराबर वाला एक पॉइंट पे जा रहे हैं, तो यहां पे थोड़ा पाथ में डिफरेंस है, यहां पे आने पर बराबर होता है, लेकिन ये तो ऊपर है, तो यहां से परपेंडिकुलर डाला तो bn आ गया। जो bn है यही तो पाथ डिफरेंस है। इसको कैलकुलेट करने के लिए ए बी एन में आपने कंसिडर कर लिया साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर bn है, हाइपोटेनस ab है, bn bn इक्वल्स टू ab साइन थीटा। ab का वैल्यू क्या है, इसकी a वैल्यू है ab की, तो आपने a साइन थीटा कर दिया। थीटा तो बहुत छोटा है, बहुत छोटा तो साइन थीटा है ना। अगर थीटा बहुत छोटा है तो साइन थीटा में कन्वर्ट हो जाता है, और थीटा में कन्वर्ट हो जाता है तो डेल्टा एक्स इक्वल्स टू ए इंटू थीटा, इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें तो पाथ डिफरेंस फाइंड आउट करना है, वो तो चल ही रहा है। किसकी टर्म्स में, एक्सन की टर्म्स में। क्यों, क्योंकि एक्सन पोजीशन बताएगा फ्रिंज का, डेल्टा एक्स पाथ डिफरेंस है, उसका नेचर बताएगा कि ब्राइट है कि डार्क है। पोजीशन, मान लो 6th फ्रिंज है, कौन सी पोजीशन है 6 की, डार्क है ब्राइट है कौन सी है, वो कौन बताएगा, वो डेल्टा बताएगा, वो डेल्टा एक्स बताएगा ना। तो हमें एक्सन को चाहिए डेल्टा एक्स की टर्म्स में। तो एक्सन चाहिए तो हमें सीओपी ट्रायंगल लिया, टेन थीटा इक्वल्स टू ओपी अपॉन सीओ, ओपी एक्सन है, सीओ डी है। टेन थीटा स्मॉल है तो टेन थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा।
थीटा की वैल्यू यहां रखोगे xn/d, तो आपके पास हो जाएगा डेल्टा x इक्वल्स टू a xn/d। खत्म बात, पार्ट डिफरेंस आ गया। अब हम बात करेंगे इसके आगे की। ये पार्ट डिफरेंस इतना ही होता है। इसके आगे है हमारे पास क्या, इफ डेल्टा x इक्वल्स टू n लैम्डा। अगर हमने डेल्टा की वैल्यू n लैम्डा कंसिडर करी है तो क्या होगा, तो देखो क्या होगा वो अभी देखते हैं। पहले जैसे मान लो यहां पर आपके पास ये एक स्लिट है ए बी, जिसकी साइज ए है, वो आपको पहले से पता है, यहां पे अब ए की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें, और यहां एक्सप्लेनेशन में नहीं पड़ेगी, आगे तो ऐसे पढ़ सकती है। और ये आपके पास यहां पर सामने स्क्रीन है, ठीक है। और इस जगह पे अगर आप देखोगे यहां पर, तो आपने ये लेंस रखा हुआ है, यहां से एक वेव निकलेगी और वो इस जगह पे दोनों ये वेव एक दूसरे के साथ कोइंसाइड कर रही है, ऐसा ही कुछ हो रहा है। इस जगह पे जब आप देखोगे कि यहां पर जब दोनों सुपर इंपोज हो रही है, तो इन दोनों का सुपरपोजिशन कैसा हो रहा है वो देखना है हमें, कौन सा सुपरपोजिशन हो रहा है। तो उस कंडीशन में देखो डेल्टा इक्वल्स टू एन लैम्डा, तो अगर n इक्वल्स टू 1 हमने ले लिया, तो जो डेल्टा x की वैल्यू वो कितनी आई, लैम्डा आई। जब इसकी वैल्यू लैम्डा अगर है ना, तो मैं क्या करूंगा, यहां पर इस स्लिट को दो पार्ट में डिवाइड कर लूंगा। कितने पार्ट में, दो पार्ट में डिवाइड कर लूंगा, ए बी, ए सी एंड सी बी, ए सी एंड सी बी, दो पार्ट में मैं डिवाइड कर लिया। जब मैंने इसको दोनों पार्ट में डिवाइड कर लिया, तो यहां पर अब मेरे पास क्या है, इसकी भी एक वेव निकलेगी जो यहां पे जाके कोइंसाइड करेगी, ठीक है, कोई बात नहीं। डेल्टा एक्स क्या है, डेल्टा एक्स है ये वाली लाइन। जब ए से यहां पर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो ये ए बी एन जो है ना वो डेल्टा एक्स है, ठीक है। डेल्टा एक्स है कितना, बी एन है कितना, ये पार्ट डिफरेंस के बराबर है लैम्डा। और जब हमारे पास, इसको मैं कंपेयर कर रहा हूं, मैं पूरा ये ट्रायंगल कंप्लीट कर लेता हूं यहां पर भी। जब मैंने ये ट्रायंगल कंप्लीट कर लिया, तो अब हमारे पास ये दो ट्रायंगल हो गए। इन दोनों ट्रायंगल में आप ये देखोगे दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के लिए सिमिलर है कि नहीं है, बिल्कुल एक दूसरे के सिमिलर है कि ये लाइन तो दोनों में परपेंडिकुलर है और ये एंगल दोनों में कॉमन है, तो ये एक दूसरे के साथ सिमिलर हो गई। और सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि वो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो हमेशा सेम होता है। कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो अगर सेम होता है, तो ए सी ए बी के कंपैरिजन में हाफ है कि नहीं है, ये इससे आधी है ना पूरी वाली से, बिल्कुल है। तो इसके कंपैरिजन में ये भी तो हाफ ही होगी, बिल्कुल होगी। तो अगर ये लैम्डा है, तो ये लैम्डा बाई 2 होगी क्या, ए जो सी से ये वाली डिस्टेंस लैम्डा बाई 2 होगी, बिल्कुल होगी। इसका मतलब ए से निकलने वाली जो वेव है और सी से निकलने वाली जो वेव है, इन दोनों के बीच में लैम्डा बाई 2 का पार्ट डिफरेंस रहेगा। पार्ट डिफरेंस कितना रहेगा, लैम्डा बाई 2 का रहेगा। किसके लिए, ए और सी के बीच में पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 का रहेगा। जब लैम्डा बाई 2 का पार्ट डिफरेंस रहेगा, तो फेज डिफरेंस कितना है, 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू लैम्डा बाई 2, और ये आ जाएगा आपके पास पाई। पाई का मतलब, पाई पार्ट डिफरेंस का मतलब क्या होता है, ऑपोजिट फेज। इसका मतलब ये हो गया ए पॉइंट और सी पॉइंट एक दूसरे के लिए ऑपोजिट फेज में है, ठीक है। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। कहानी इसके आगे बनती है कि ए पॉइंट सी पॉइंट के साथ ऑपोजिट फेज में, ठीक है, लेकिन ए के अगला पॉइंट के ऑपोजिट फेज में सी के अगला पॉइंट है, उसके अगले पॉइंट के ऑपोजिट फेज में उसके अगला पॉइंट है, फिर अगला पॉइंट इसके ऑपोजिट फेज में उसके अगला पॉइंट है, फिर अगला पॉइंट के अगले फेज में उसके अगला पॉइंट है। मतलब यह है कि ए से लेकर सी तक जितने भी सोर्सेज हैं, उन सभी सोर्सेज के ऑपोजिट फेज वाले सोर्स सी से लेकर बी तक अवेलेबल है। समझ आया, ए से लेकर सी तक जितने भी सोर्सेज है ना, इनका ऑपोजिट फेज वाला सोर्स
सी से लेकर बी तक अवेलेबल है। तो ये सारे सोर्सेज एक दूसरे के साथ मिलकर ऑपोजिट फेज में होने के कारण डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे, और जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे तो यहां पर क्या बनेगा, यहां पे बनेगा मिनिमा, यहां पे बनेगा मिनिमा। और ये जो पार्ट डिफरेंस है ना, जो मैंने कंडीशन ली, वो किसकी कंडीशन हो गई, मिनिमा की कंडीशन हो गई, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन हो गई। और यहां पे आप इसको डेल्टा एक्स को क्या कर दोगे, ये तो ए एक्स एन ओवर डी है, इसके बराबर कर दोगे, इक्वेट कर दोगे, तो आपके पास आ जाएगा ए एक्स एन ओवर डी इज इक्वल्स टू एन लैम्डा, और एक्स एन इक्वल्स टू एन लैम्डा कैपिटल डी ओवर ए। और ये अपने पास क्या आ गया, पाथ डिफरेंस आ गया, पाथ नहीं, ये अपने पास क्या आ गया, पोजीशन आ गई, पोजीशन ऑफ nth डार्क फ्रिंज, nth डार्क फ्रिंज, डार्क फ्रिंज की पोजीशन आ गई। जब डार्क फ्रिंज की पोजीशन आ गई यहां पर, तो इसका मतलब ये हो गया, ये फर्स्ट आप चाहिए n इक्वल्स टू 1 रख दो, सेकंड की चाहिए n इक्वल्स टू 2 रख दो, थर्ड की चाहिए n इक्वल्स टू 1 4 थर्ड रख दो, फोर्थ की चाहिए n इक्वल्स टू 4 रख दो, ये काम हो गया यहां पे। तो ये आपके पास क्या हो गया, मिनिमा की कंडीशन है। मिनिमा क्यों है, क्योंकि ए से लेकर सी तक जितने सोर्सेज हैं उन सभी के ऑपोजिट फेज वाले सोर्स सी से लेकर बी तक अवेलेबल है, तो वहां पे वो सारे मिलकर डिस्ट्रक्टिव सुपरइम्पोजिशन कर रहे हैं, तो वहां पर आपको डार्क फ्रिंज मिल रही है। ठीक है, अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे क्या है, हमारे पास कंडीशन आ गई अब, इफ डेल्टा एक्स इक्वल्स टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2, और जब हमारे पास ये 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2 हो गया, तो हमारे पास कंडीशन सिर्फ फिर से यही है कि आपके पास ए से लेकर ये ए बी स्लिट है। जब आपके पास यहां पर n इक्वल्स टू 1 होगा, तो आपके पास ये कितना आ जाएगा, 3 लैम्डा बाई 2 का पार्ट डिफरेंस आ जाएगा डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स कितना आ जाएगा, 3 लैम्डा बाई 2। जब डेल्टा एक्स 3 लैम्डा बाई 2 आ जाए, आप इस स्लिट को 3 टाइम्स डिवाइड कर लो, ए सी सी डी एंड डी बी, ए सी सी डी एंड डी बी, ये 3 पार्ट हो गए। यहां से अब वेव्स निकलेगी, यहां से अब वेव्स निकलेंगी, और ये सारी वेव यहां पर कोइंसाइड करके जो भी होगा इनके साथ ये सुपरपोजिशन कर लेगी यहां पर। ठीक है, अब सुपरपोजिशन की कंडीशन क्या है वो आप देखना यहां पर अभी। तो पार्ट डिफरेंस ए और बी से निकलने वाली जो वेव्स है ना, यहां पर ये वाली जो वेव्स है, इस वेव के लिए होगा 3 लैम्डा बाई 2 का मतलब है 1.5 लैम्डा के बराबर, 1.5 लैम्डा। ठीक है, 3 लैम्डा बाई 2। तो यहां पर ये जो ट्रायंगल है ना, अब ये ट्रायंगल जो बनेंगे ये भी सिमिलर ही बनेंगे एक दूसरे के, ये छोटे वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, और ये तीनों एक दूसरे के साथ क्या है, सिमिलर है। और सिमिलर ट्रायंगल्स के रेशियो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो उस वजह से आपके पास यहां पर इस वाले के कंपेयर में ये 2/3 है, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, लैम्डा हो जाएगा। ये 3 लैम्डा बाई 2, ये लैम्डा हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये लैम्डा बाई 2 हो जाएगा। ठीक है ना, इसको आपने 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, तो ये भी तो 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड होंगे, ये लैम्डा बाई 2, ये लैम्डा, और ये 3 लैम्डा बाई 2, ऐसे इस रेशियो में होंगे। जब इस रेशियो में अगर है, तो फिर से हमारी कंडीशन देखो, ए और सी एक दूसरे को लैम्डा बाई 2 ऑपोजिट फेज में है, ए और सी लैम्डा बाई 2 के ऑपोजिट फेज में है, तो ए के अगला पॉइंट और सी के अगला पॉइंट भी एक दूसरे के ऑपोजिट फेज में है, उसके अगला पॉइंट और उसके अगला पॉइंट भी एक दूसरे के ऑपोजिट फेज में, फिर उससे नेक्स्ट भी, उससे नेक्स्ट भी। कहने का मतलब ए से लेकर सी तक जितने भी सोर्सेज है, उन सभी सोर्सेज के ऑपोजिट फेज वाले सोर्स सी से लेकर डी तक अवेलेबल है।
ये तो एक दूसरे को कर देंगे कैंसिल आउट, और ये एक दूसरे के लिए कोई भी सुपरपोजिशन, ये एक दूसरे के लिए डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन बनेंगे, कोई भी यहां पर इंटेंसिटी नहीं होगी इनके कारण। लेकिन जो डी से लेकर बी के बीच में है, इन दोनों के बीच में जो है, उन दोनों के ऑपोजिट फेज वाला सोर्स कहीं भी अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब ये जितने भी सोर्सेज है डी से लेकर बी के बीच में, ये सारे सोर्स मिलकर एक दूसरे के साथ ऑपोजिट, एक दूसरे के साथ कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन करेंगे। और जब ये एक दूसरे के साथ कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन करेंगे यहां पर, तो क्या मिलेगी? ब्राइट फ्रिंज मिलेगी। ये क्या करेंगे? कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। तो क्या मिलेगी? ब्राइट फ्रिंज। ठीक है ना? तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर जब आप इसको लिखोगे तो डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या थी? ए एक्सन ओवर डी। तो यहां पर ए एक्सन ओवर डी इज इक्वल्स टू 2 + 1 लैम्डा ओवर 2n + 1 लैम्डा ओवर 2। तो xn इक्वल्स टू हो जाएगा 2n + 1 लैम्डा कैपिटल डी ओवर 2a। और ये अपने पास जो है ना, ये हो जाएगा ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन, nth ब्राइट फ्रिंज पोजीशन। इससे केवल आपको सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन नहीं मिलेगी, वो तो सेंटर में होती है, उसकी पोजीशन की जरूरत ही नहीं है। लेकिन ये जो उसके बाद वाले जितने भी ब्राइट फ्रिंजेस होगी, उनकी सबकी पोजीशन आपको इस फॉर्मूला से आपको मिल जाएगी। एंड दिस विल मेक मैक्सिमा। ये क्या बनाएगा? मैक्सिमा बनाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है? ये इतना समझ में आना चाहिए। अब हम बात करते हैं इसके आगे की। जब हम इसके आगे की बात करें तो अब आप देखो यहां पर क्या है? सेंट्रल मैक्सिमा। उसकी तो बात ही नहीं करी, तो उसकी बात करते हैं सेंट्रल मैक्सिमा की। सेंट्रल मैक्सिमा। अब सेंट्रल मैक्सिमा जो है ना, वो कितने डिस्टेंस में फैला हुआ है, कितने डिस्टेंस में है, वो सब बातें करनी है हमें। ठीक है? इसमें देखो आपके पास ये एक स्लिट है, ये स्लिट है आपके पास ए बी, और यहां पर सामने आपकी स्क्रीन है, और ये इस स्क्रीन का सेंट्रल पॉइंट है। ए से लेकर बी तक जितने भी सोर्सेज है, इन सभी सोर्सेज के सेम फेज, इसमें और इसमें क्या है? कोई 0 पार्ट डिफरेंस है। उसके नीचे वाले में, इसके ऊपर वाले में पार्ट डिफरेंस 0, इनमें और इनमें पार्ट डिफरेंस 0। मतलब यह है कि जितने भी ए से लेकर बी तक सोर्सेज है, उन सभी में आपस में एक दूसरे के साथ सेम पाथ है, 0 पार्ट डिफरेंस है। और 0 पार्ट डिफरेंस होने का मतलब सारे सेम फेज में है। सेम फेज में होने के कारण ये सारे सोर्सेज यहां पर जाकर कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन करेंगे, और कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन करने के कारण यहां पर सेंट्रल में सबसे ज्यादा ब्राइटेस्ट पार्ट रहेगा। जो ब्राइट है ना, सबसे ज्यादा रहेगा, मैक्सिमम ब्राइट रहेगा। ठीक है? तो इसी वजह से इसको सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बोला जाता है। सेंट्रल मैक्सिमा भी बोल सकते हो आप इसको। अब हमें यह देखना है कि सेंट्रल मैक्सिमा होता कितने डिस्टेंस में है, वो मैनेज करना है। तो कितने डिस्टेंस में था, उसके लिए हम एक, मैं आपको फिर से कॉन्सेप्ट देता हूं कि हमारे पास जो मैंने आपसे ये बात करी थी कि ब्राइट फ्रिंज कितनी दूर में होती है। जब आपके पास जब तक डार्क फ्रिंज नहीं आती तब तक ब्राइट फ्रिंज है। तो अगर यहां से ब्राइट हम मान रहे हैं, तो कहां तक ब्राइट है? जहां इसकी फर्स्ट वाली डार्क फ्रिंज नहीं आती, D1, डी मतलब डार्क, जो फर्स्ट वाली डार्क फ्रिंज नहीं आती वहां तक ये ब्राइट ही है, ये मान लो। और जितना ऊपर है उतना ही, जहां तक डाउन साइड में डार्क नहीं आती D1, वहां तक नीचे डार्क है, नीचे ब्राइट है।
तो आप ये कह सकते हो अल्टीमेटली इन पूरे रीजन के लिए कि जो आपके पास ये वाले जो रीजन है यहां से इस डार्क से लेकर इस डार्क के बीच का ये वाला जो रीजन है ये पूरा कंप्लीट सेंट्रल मैक्सिमा है और इस सेंट्रल मैक्सिमा की आपको विड्थ फाइंड आउट करनी है। तो करो फाइंड आउट। तो आप यहां पर देखो एक्सन इक्वल्स टू है एन लैम्डा डी ओवर ए, nth डार्क फ्रिंज पोजीशन है ना, ये क्या है पोजीशन है। इसका मतलब हो गया फर्स्ट डार्क फ्रिंज कहां पर है, फर्स्ट डार्क फ्रिंज कहां तक है, एक्सन x1, x1 इज इक्वल्स टू 1 इंटू लैम्डा डी ओवर ए। तो x1 इक्वल्स टू आ गया लैम्डा डी ओवर ए, क्योंकि यहां पर आपने n इक्वल्स टू 1 रखा तो आपकी इस फर्स्ट वाली डार्क फ्रिंज की पोजीशन आ गई ऊपर की तरफ। इतने ही डिस्टेंस नीचे है तो कितना हो गया, ट्वाइस हो गया। तो अब आप लिख सकते हो विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, इसकी बीटा लिख सकते हो आप, ओके, विच इज इक्वल्स टू 2 इंटू x1, कि भाई जितने ऊपर उतना ही नीचे है तो 2 इंटू x1 आ गया और 2 इंटू आ गया 2 लैम्डा डी ओवर ए इक्वल्स टू बीटा। तो ये हमारे पास हो गया बीटा इक्वल्स टू 2 लैम्डा डी ओवर ए। और 2 लैम्डा डी ओवर ए का मतलब क्या है, 2 लैम्डा डी ओवर ए का मतलब है कि दिस इज द विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, ये है। और ये जो विड्थ है ये अदर जो फ्रिंजेस होगी, यहां पर भी मान लो कोई ब्राइट फ्रिंज होगी, फिर यहां पर भी ब्राइट फ्रिंज होगी, इन सभी से ये वाली डिस्टेंस डबल है। अगर मैं यहां पर इंटेंसिटी का ग्राफ खींचू ना, इंटेंसिटी का ग्राफ बनाऊं, तो आप इस तरीके से समझ सकते हो कि इसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होगी और फिर जो है उसके बाद इंटेंसिटी, ये इंटेंसिटी कम होती जाएगी, ये इंटेंसिटी कम होती जाएगी ऐसे, इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये आपका इंटेंसिटी का भी ग्राफ हो गया, इसको मैं प्रॉपर तरीके से बनाऊंगा आगे नेक्स्ट में। यहां पे मैं आपको बता दिया कि इस जगह पे इस तरीके की इंटेंसिटी आपको नजर आएगी जो हमने एनिमेशन में देखा था। एनिमेशन में फिर से दिखाऊंगा आपको, एक बार देख लो, एक बार समझ में आएगा और अच्छे से कि आपने यहां पर जो देखा था सेंटर में सबसे हाईएस्ट इंटेंसिटी है और सबसे ज्यादा इसका ब्राइटेस्ट पार्ट है, यहां पर सबसे वाइड भी है। और उसके आगे जैसे आप देख रहे हो इंटेंसिटी कम हो गई बहुत ज्यादा, उसके आगे इंटेंसिटी और कम हो गई, उससे आगे इंटेंसिटी और कम हो गई, ऐसे लगातार कम होते जा रही है इंटेंसिटी, है ना। अगर, और इसकी पोजीशन क्या थी, पोजीशन थी 2 लैम्डा डी ओवर ए था ना, ए मतलब इसकी पोजीशन। अब देखो इन सब को मैं चेक कर रहा हूं, ए को इंक्रीज करने पर ये कम हो रहा है ना, ए को डिक्रीज करने पर ये बढ़ रहा है, ठीक है। फिर इसकी वेवलेंथ को अगर हम बढ़ाएं, इंक्रीज करें तो ये बढ़ रहा है, वेवलेंथ को डिक्रीज करें तो ये घटते जा रहा है। सिर्फ कलर चेंज नहीं हो रहा, ये भी घट रहा है, ये भी कम हो रहा है ना, ये आपको ध्यान देना है। फिर हम यहां पर अगर इसको ऐसे देखें तो ये यहां पर आप देखोगे तो ये इस तरीके से पैटर्न बनते हुए जा रहा है आपका। ये देखो ये कितना शानदार पैटर्न है, ये फ्रिंजेस जो है ना इस तरीके से आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ये आपको देखना है, इस तरीके से करने पर ये आपको नजर आ रहा है। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्शन है, आपको ये सबसे बेस्ट है, यही हमारे काम का हमारे सिलेबस में है। अब हम बात करते हैं अपने इसकी, ठीक है, समझ में आया। इस तरीके से हम अपना पूरा काम यहां पर कर सकते हैं। अब है हमारे पास ये विड्थ आ गई, अब है एंगुलर विड्थ।
एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। ये देखो अब जो चीजें आएंगी ना, ये एग्जाम की चीजें हैं सारी, ये सारी एग्जाम की चीजें हैं। एंगुलर विड्थ, तो एंगुलर विड्थ कितनी हो जाती है कि भाई यहां से आपके पास ये जो सेंट्रल मैक्सिमा है, ये आपका ए बी है, ए बी का ये सेंट्रल हो गया। यहां पे आप जब देखोगे तो मान लो इतना ये सेंट्रल मैक्सिमा है ना, ये सेंट्रल मैक्सिमा, तो यहां पर जितना एंगल बनेगा ये थीटा, वो एंगुलर विड्थ हो जाएगी। तो थीटा इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, और आर्क कितना है 2 लैम्डा डी ओवर ए, और रेडियस ये डिस्टेंस है तो ये डी, थीटा इज इक्वल्स टू 2 लैम्डा ओवर ए। अब दोनों जगह एक एक चीज का ध्यान रखना, इसकी जो एंगुलर विड्थ है दैट इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा और प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ए। विड्थ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्लिट विड्थ के, और लैम्डा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और इसमें भी जब आप देखोगे तो दिस बीटा इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, बीटा इज प्रोपोर्शनल टू डी, और बीटा इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ए। ये दोनों चीजें है ना, ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में पता होनी चाहिए, फ्रिंज विड्थ एंड उनकी डिपेंडेंस, और सिंगल स्लिट में पता होनी चाहिए सेंट्रल मैक्सिमा की। दोनों में डिपेंडेंस सेम है, बस डिफरेंस ये है यहां पर सेंट्रल मैक्सिमा की जो विड्थ है ना वो कितनी है, डबल है, बाकी सबकी सेम है। और इंटेंसिटी भी यहां पे ज्यादा है बाकी सबकी उसमें, और बाकी डिक्रीजिंग ऑर्डर में है यहां पे। और मैं इसका आगे अगर ग्राफ प्लॉट करता हूं इंटेंसिटी का ग्राफ, तो इस तरीके से ग्राफ आएगा। देखो ये देखो, ये सेंट्रल मैक्सिमा मान लो इसको, और यहां पे अगर हम बात करें तो जितना ये इस तरीके से आएगा, इतना नहीं आएगा, ये बहुत छोटी हो जाएगी इंटेंसिटी ऐसे। ये जो है इधर, ये भी इंटेंसिटी काफी छोटी हो जाएगी। और अगर ये आई नॉट है तो ये आई नॉट बाई 21 होगी, ये आई नॉट बाई 61 होगी, फिर आई नॉट बाई 121, ऐसा कुछ इसका रेशियो है। यहां पर 0, यहां पे पाई, 2 पाई, 3 पाई, पाई, 2 पाई, 3 पाई, ये सब यहां पे इसका फेज डिफरेंस चल रहा है। तो ये आपके पास यहां पर सेंट्रल मैक्सिमा के बारे में हो गया। अब हम बात करते हैं इसकी एक छोटी सी आगे, सिमिलरिटीज बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस कौन सा था, जो हमारा डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, डिफ्रैक्शन सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो यहां पर क्या है, दोनों में साइज ऑफ स्लिट इन डिफ्रैक्शन एंड डिस्टेंस बिटवीन स्लिट मस्ट बी वेरी स्मॉल, तो दोनों काफी स्मॉल होनी चाहिए, तो ये डिफ्रैक्शन पैटर्न है। फिर इन बोथ केस फ्रिंजेस फ्रॉम द फॉर्म ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ लाइट, दोनों ही एक तरीके का लाइट का सुपरपोजिशन है ना। और जो इंटेंसिटी का फॉर्मूला वही लगता है I1 I2 वो वाला ही लगता है, तो दोनों ही क्या है, वेव्स का सुपरपोजिशन ही है, नथिंग एल्स। एंड साइज जो है वो दोनों का काफी स्मॉल होना चाहिए, यहाँ पे स्लिट डिस्टेंस छोटी होनी चाहिए, वहां पे स्लिट का साइज छोटा होना चाहिए, तभी काम करेगा। और दोनों में डिफरेंस क्या है, ये दोनों में डिफरेंस है, क्या क्या डिफरेंस है देखो। हेलो, तो यहाँ पे विड्थ ऑफ फ्रिंजेस आर इक्वल, इंटरफेरेंस डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जितने भी अपने पास फ्रिंजेस हैं उन सभी की विड्थ क्या है, सेम है। और यहां पर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इज डबल, सेंट्रल मैक्सिमा की डबल है विड्थ। इंटेंसिटी ऑफ फ्रिंजेस आर सेम इन ऑल द ब्राइट फ्रिंज, जो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट होता है ना, सबकी इंटेंसिटी क्या है, सेम थी। अगर मैं यहां पे आपको ग्राफ बना दूं तो ये ग्राफ इस तरीके से था, यहां पे इस तरीके से ग्राफ इजीली ग्राफ बनाते हैं ना, और यहां पर अगर हम बनाएं तो ये ग्राफ ऐसे चला जाता है,
फिर आपके पास इस तरीके से आ जाती है। ठीक है, ये इंटेंसिटी ऑफ फ्रिंजेस डिक्रीजेस विद ऑर्डर ऑफ फ्रिंजेस, जैसे ऑर्डर इंक्रीज होता जाएगा इंटेंसिटी डिक्रीज होती जा रही है। देन फ्रिंजेस आर फॉर्म्ड बाय द सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय टू डिफरेंट नैरो स्लिट। दो डिफरेंट नैरो स्लिट है ना, उनके कारण प्रोड्यूस होने वाली वेव सुपरपोजिशन हो रहा है। लेकिन डिफ्रैक्शन में फ्रिंजेस आर फॉर्म्ड बाय द सुपरपोजिशन ऑफ कंटिन्यूअस वेव ओरिजिनेटिंग फ्रॉम ईच पॉइंट्स ऑफ ए स्लिट। किसी भी स्लिट की हर एक पॉइंट से वहां पर वेव निकल रही है और उन्हीं का सुपरपोजिशन है, कोई अलग से सुपरपोजिशन वहां पे नहीं आया है। फिर है हमारे पास इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल क्या होता है इंटरफेरेंस का। इंटरफेरेंस का एग्जांपल होता है सोप बबल। सोप बबल जो होता है उसके जो कलर्स होते हैं ना, अलग अलग कलर वो दिखाई देते हैं, वही इसका इंटरफेरेंस का एग्जांपल है। सोप बबल का कलर, और एक होता है आप जो पानी जो होता है, पानी के ऊपर ऑयल की लेयर आ जाती है ना, कभी कभी उस लेयर के अंदर कलर दिखाई देते हैं, वो इंटरफेरेंस के कारण दिखाई देते हैं। और इसका एग्जांपल साउंड, साउंड ऑफ नेबर, नेबरिंग जो रूम होता है ना उसका साउंड होता है, वो यहां पर हमारे पास काम आ जाता है डिफ्रैक्शन का। अब है हमारे पास यहां पर इसी से रिलेटेड एक टॉपिक है डिफ्रैक्शन से रिलेटेड, वो होता है रिजॉल्विंग पावर। और वो रिजॉल्विंग पावर जो ना, मैं ज्यादा इसमें नहीं जाऊंगा, आपको एग्जाम के लिए जो आता है वही बता दूंगा। रिजॉल्विंग पावर, रिजॉल्विंग पावर का मतलब एबिलिटी टू सी नियर बाई ऑब्जेक्ट सेपरेटली। शॉर्ट में है एबिलिटी टू सी नियर बाई ऑब्जेक्ट्स सेपरेटली। इज नॉन एज ए रिजॉल्विंग पावर। ठीक है, अब कैसे होता है देखो, आपने कई बार देखा होगा, जैसे ये अपने पास एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है। दोनों ऑब्जेक्ट्स को जब आप नजदीक से देखते हो और एक दूसरे के पास में रखे हुए हैं ये, तो आपको ये दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट्स दिखाई देते हैं। लेकिन जैसे आप इनको दूर जाते हो, दूर से देखते हो, तो ये ऑब्जेक्ट्स आपको इस तरीके से दिखाई देने लगते हैं। इस तरीके से एक दूसरे के अंदर मिले हुए दिखाई देने लगते हैं, कि जैसे ये दोनों मिले हुए, है ना। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है हमारे लेंसेज के कारण हमारी लिमिट होती है कि हम ज्यादा दूर जाने के बाद अलग अलग ऑब्जेक्ट्स ही हमें एक ही दिखाई देने लगते हैं। ऐसा एक दूसरे का घुले मिले दिखाई देने लगते हैं, ऐसे एट सा बना हुआ दिखाई देने लगते हैं ये, इस तरीके से। और जैसे हम इसके नजदीक आते हैं तो ये एक साथ अलग अलग दिखाई देने, सेपरेट दिखाई देने लग जाते हैं। इसी को बोलते हैं रिजॉल्विंग पावर। ये डिपेंड करती है किसी भी लेंस के उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड करती है कि लाइट को कितना बेंड कर सकता है वो। तो वो किस पे डिपेंड करती है? उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे, एक उसकी वेवलेंथ पे, और एक बनने वाले एंगल पे। इन तीन चीजों पे डिपेंड करता है। तो रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप, तो रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप का अलग फॉर्मूला है। ये होता है रिजॉल्विंग पावर इज इक्वल्स टू 2 म्यू साइन थीटा अपॉन लैम्डा। डिपेंड किस पे करता है ये देखो, ये अपने पास एक लेंस है, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है एक्चुअल में, और यहां पर ऑब्जेक्ट जितना एंगल बना रहा है इस एजेस से, ये पॉइंट जो है, पॉइंट ऑब्जेक्ट जो है ना, जितना एंगल बनाएगा उस एंगल पर हम डिपेंड करेंगे कि यह यहां पर कितना रिजोल्यूशन हो सकता है। इसी को हम रिजॉल्विंग पावर बोलते हैं, अलग अलग देखने की एबिलिटी को ही। और आपको इसका केवल ये तो डेफिनेशन पूछ लेते हैं, चाहे माइक्रोस्कोप की पूछे तो भी यही है, टेलीस्कोप की पूछे तो भी यही है, और एक इसका फॉर्मूला। तो माइक्रोस्कोप के लिए तो फॉर्मूला ये है,
और रिजोल्विंग पावर ऑफ जो टेलीस्कोप होता है उसका और मैं बता देता हूं। टेलीस्कोप का जो फॉर्मूला, रिजोल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप, तो 1.22 अपॉन डी अपॉन लैम्डा है शायद इसका, हाँ डी अपॉन लैम्डा, डी फॉर एपरेचर डायमीटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस एंड दिस लैम्डा। और ये किस पे डिपेंड करता है, ये जो लाइट आती है ऑब्जेक्टिव लेंस से तो कितना थीटा बना रहा है यहां पर, इस पर डिपेंड करता है। कितनी लाइट इसके थ्रू पास हो रही है इस पे डिपेंड करता है, कितना थीटा बना रहा है इस पे डिपेंड करता है। तभी तो ये अलग अलग दिखाई देगा यहां पर। तो ये अपने पास यहां पर रिजोल्विंग पावर ड्यू टू हमारे पास डिफ्रैक्शन है, इसी से एक्सप्लेन होती है, मैंने साथ में बता दिया। ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है इसको, केवल आपको डिफाइन करना, फॉर्मूला लिखना, दोनों के लिए अलग अलग, ठीक है। तो आज अपना लेक्चर इसी के साथ पूरा होता है। हम मिलते हैं कल नेक्स्ट में नए लेक्चर के साथ। आपका कोर्स मैं कोशिश कर रहा हूं पूरा कि टाइम पे खत्म कर दूं, और अब आगे देखते हैं हम। और आप ये जो लेक्चर्स है अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ज्यादा से ज्यादा सबको फायदा मिले, मैं ऐसा सोचता हूं। तो थैंक यू वेरी मच। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय।